हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डे 31 का अपने 50 दिन के रिगरस प्लान में। साइंस एंड टेक का सेशन है आज, जैसा कि आपको शेड्यूल के हिसाब से पता भी होगा। तो हमने पहले डिफेंस में, साइंस एंड टेक में पहले डिफेंस किया हुआ है और हमने बायोटेक्नोलॉजी के थोड़े क्वेश्चन देखे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़े मिसलिनियस क्वेश्चन देखेंगे। आज हमारे क्वेश्चंस थोड़े क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहले हम जो रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें देखो मेन आइडिया ये है कि हमने आपको टॉपिक दिया, आपने उसके बारे में पढ़ा, उससे अपने आप को टेस्ट किया, ठीक। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस चीज़ को अपने लर्निंग कर्व में डालिए, ठीक है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं इसको आप एक चैलेंज के रूप में तो लेइए, बट चैलेंज से ज़्यादा ज़रूरी है आप इसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, ठीक है। कि आप इससे लर्न कितना कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली मैं आज के सेशन के लिए बोलूंगा, क्यों? क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक जो सीधी सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है यूपीएससी का प्रीलिम्स में, कि हम ओवरबर्डन है, या ओवरबर्डन भी बोलूँ, या ओवर हमारा एम्फेसिस होता है किस पर? पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे, हिस्ट्री पे। साइंस एंड टेक बहुत एंड में बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, या फिर करंट अफेयर पढ़ लिए तो हो जाता है। पर कई क्वेश्चन होते हैं साइंस एंड टेक के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है, यूपीएससी में ऐसा भी नहीं है कि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो साइंस एंड टेक में हम छोड़ देते हैं, सॉरी। और मेजॉरिटी ये देखा गया है कि कई बार वो क्वेश्चन साइंस एंड टेक के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्के से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। और वो करंट अफेयर ओरिएंटेड भी कुछ होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान रखना है कि अगर हमने साइंस एंड टेक में इंप्रूवमेंट कर लिया, अगर हमने केवल इसी क्वेश्चंस को देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया, थोड़ा करंट अफेयर रिवाइज कर लिया, तो हमें वो एज मिल जाएगी, 1 से 2 क्वेश्चन की एज मिल जाएगी, जो हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो पहले तो थोड़ा मैं एक स्ट्रैटेजी की बात बताता हूँ प्रीलिम्स में, जिसने पर्टिकुलरली मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बहुत हेल्प की। तो प्रीलिम्स में एनालॉजी जैसे मैं दे रहा हूँ, सबको एक धोनी की तरह होना चाहिए। क्यों भाई? देखिए, धोनी चाहे जितना बड़ा स्कोर, ये क्रिकेट वाले जो फैंस हैं और क्रिकेट फ्रीक्स हैं उनको ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, कि चाहे जितना बड़ा टोटल हो, कितने आराम से खेलता था प्लेयर, राइट? एम एस धोनी। क्यों ऐसा क्यों था? बिकॉज ही हैज़ द सेल्फ बिलीफ इन हिज एबिलिटी। एक सेल्फ बिलीफ था अपने अंदर कि यस, ये तो टारगेट जैसा भी है मैं चेस कर लूंगा। इजी क्वेश्चन, अभी इजी बॉलर्स आएंगे, हम उसको चेस कर लेंगे, ठीक है। तो बात है सेल्फ बिलीफ की, और दूसरी बात है आखिरी बॉल तक फाइट करने की, फाइट टिल द लास्ट बॉल। और यही हमें यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सीखना है। क्यों? हमें अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, हमने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम उसको कोशिश करेंगे कवर करने की, पर सेल्फ बिलीफ है, जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है। और दूसरी बात, फाइट करनी है आखिरी दिन तक, यूपीएससी के एग्जाम की रात तक तैयारी करनी है, रिवाइज करना है, लड़ाई नहीं छोड़नी है। मैदान से भागेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। मैदान में टिके रहना है, हर दिन फाइट करनी है, हर दिन फाइट करनी है, हर दिन फाइट करनी है, ठीक है। अगर यही अप्रोच रहेगी तो मैं सही बता रहा हूं कि आपके कई सारे क्वेश्चंस तो आप देखेंगे कि लास्ट के आपने 5-6 दिनों में पढ़े होंगे, उसी से क्वेश्चन बन के आए हैं। तो ये है कि बस अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है और बढ़ते रहना है, फिर तो 6 मार्क के तो विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, अब हम काम की बात शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम साइंस एंड टेक में अगर बात करें तो बेसिकली 3 तरीके के हम पैटर्न देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज से बेसिक चीज़ें होती हैं साइंस एंड टेक में, ठीक है, बहुत बेसिक सा स्टफ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन आते हैं उसी बेसिक का थोड़ा अप्लाइड सेक्शन पे। यूपीएससी चाहता है आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अप्लाई करें अपने आप को, जो आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में ही करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, हमें जो एक नॉर्मल प्रीलिम्स का पैटर्न है, ना केवल साइंस एंड टेक में, बट एक जनरल एक टिप है कि हमें प्रोबेबिलिटीज बढ़ानी है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है अपने एमसीक्यू को ठीक करने की, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करनी है। और तीसरी बात है, कुछ चीज़ों को तो भाई रटना ही है, कुछ चीज़ें बहुत फैक्चुअल है, उनको तो रटना ही रटना है, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के। चलिए, पहला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड, 2010 में क्वेश्चन आया है। हेपेटाइटिस एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। क्यों है ऐसा? बिकॉज हेपेटाइटिस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हेपेटाइटिस, HIV, ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको एक बेसिक हेपेटाइटिस के बारे में एक्सपेक्टेड है कि इतना आना चाहिए, ठीक है। तो हेपेटाइटिस क्या है, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 2010 का क्वेश्चन है कि क्या ये HIV एड्स से इन्फेक्शियस ज़्यादा है, या ये लिवर कैंसर कॉज करता है कि नहीं। चलिए,
तो हेपेटाइटिस क्या है बेसिकली, ये जो प्रॉब्लम है लीवर को इफेक्ट करती है। एक तो बेसिक इतना पता होना चाहिए। दूसरा, हेपेटाइटिस के 5 वेरिएंट हैं, ABCDE, पूरा अल्फाबेटिकल सूप है, ठीक है। तो उसको समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है BCD इन सब में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे समझा दूंगा एक बार, ताकि आपका ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ABCDE यहाँ पे हेपेटाइटिस B और C ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 96% केस इन्हीं दोनों के होते हैं। पर UPSC आपसे सब कुछ जानना चाहता है, तो आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E की बात कर लेते हैं। तो ये इसको बोलते हैं पहली बात एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट मतलब कि होता है कम समय के लिए होता है, आपको पता चल जाएगा लक्षण क्या है, और ये आप ठीक भी हो जाएंगे, देख रहे हैं, आप रिकवर भी कर जाएंगे इससे। ये क्रोनिक नहीं है, जैसे डायबिटीज को बोलते हैं क्रोनिक डिसीज है, वो लगी है तो लगी है, हो गई तो सालों तक है, दवाई खाते हैं, रह रहे हैं। ये क्या है, एक्यूट होगा, प्रॉब्लम करेगा, दवाई खाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। दोनों की वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, फीकल ओरल रूट से ये फैलता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है हर डिसीज में कि ये फैलता कैसे है। अब ये फीकल ओरल रूट क्या होता है? फीकल ओरल रूट बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो फीसेस होते हैं, एक मिनट हम पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, कि हम जो टॉयलेट गए, हमारे फीसेस में जो पैथोजेंस होते हैं, जब वो पैथोजेंस या माइक्रोब्स जो भी कह लीजिए, सूक्ष्म प्राणी, वो हमारे से दूसरे में फैल गए, ठीक है। उसका दूसरे में फैलने को बोलते हैं, मतलब अगर वो फैल गए तो उसको बोलते, और उसके थ्रू अगर बीमारी फैल गई तो उसको बोलते हैं फीकल ओरल रूट। बहुत ईजी सा है। अब जैसे आप टॉयलेट गए, अब ज़रूरी थोड़े ना है कि किसी के फीसेस से डायरेक्टली किसी में फैलेगा, वो होता भी नहीं है डेलिबरेटली। पर होता कैसे है कि मान लीजिए आप टॉयलेट गए, आपने हाथ नहीं साफ किया ढंग से, तो आपके जो पैथोजेंस है वो डोर के नॉब पे लग गए। अब वो डोर के नॉब पे लग गए, फिर किसी और ने आके टच किया उसको, वो इन्फेक्ट कर गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैलते हैं। इसके अलावा क्या तरीके हैं? इनफैक्ट ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, तो देखिए मैं ये भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात, मैं बहुत सारा आपको होमवर्क भी देने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ेंगी, क्योंकि साइंस एंड टेक बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है। और अगर आप ऐसे डिस्क्रीट हल्के हल्के होमवर्क कर लेंगे ना, तो बहुत फायदा होगा। अगर आप ट्रेडिशनल, आपको पढ़ने का टाइम नहीं भी मिल रहा है, रिवीजन देखिए, मैं मानता हूँ साइंस एंड टेक, जैसा मैंने बताया कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बहुत फोकस रहता है और वो ज़रूरी भी है, बट थोड़ा थोड़ा होमवर्क करके अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो फीकल ओरल रूट आ सकता है क्वेश्चन कि इसमें कैसे कैसे फैलती हैं डिसीज, ठीक है। तो ट्रांसमिशन, माइक्रो ट्रांसमिशन देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो जैसे अगर गंदा पानी आप पी लें, ठीक है। अब जैसे ये सेक्सुअल एक्टिविटी से भी फैल सकता है, आप इसको पढ़ लीजिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू भी फैल सकता है, गंदगी से फैलता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर में अगर रॉ वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन देके आपसे वो पूछ सकता है। और जो मैं आपको समझा रहा था वो यहाँ लिखा हुआ है कि वो कैसे बाथरूम का नॉब से वो कैसे फैलता है। तो एक बार इसको PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा या वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये हो गया फीकल ओरल रूट, तो समझा दिया मैंने आपको। तो ये हो गया हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की। तो भाई हेपेटाइटिस B और C कैसे फैलता है? जैसे वो फीकल ओरल रूट से फैलता है, ये फैलता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन से। ये बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ज़्यादा फैलता है, ठीक। कॉन्टामिनेटेड नीडल, जैसे आपका HIV फैलता है, सेम प्रोसेस इसका है, खून का मिलना, स्लाइवा है, कोई भी लिक्विड है आपकी बॉडी की जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये क्रोनिक डिसीजेज हैं ये दोनों, और अगर ये हो गया तो आपको लिवर कैंसर और होने की संभावना होती है, लिवर फेल कर जाता है, ठीक है, इन लॉन्ग रन। दूसरी बात ये भी है कि इसमें पता भी नहीं चलता, ये फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं बट पता नहीं चलता हेपेटाइटिस से आप पीड़ित हो, जैसे कि कोरोना वायरस में है ना। कोरोना में क्या है, कोविड-19 में, कि 1 से 14 दिन तक तो पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। सिमिलरली हेपेटाइटिस में भी ये दिक्कत है, यही दिक्कत है कि क्रोनिक है, पता नहीं चलेगा, फ्लू लाइक सिम्टम बने रहेंगे, यू वोंट एबल गेट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं है, ठीक है। और यही एक फाइट करने का एक इस दिक्कत आती है। चलिए, तो ABCD हो गया, D बच गया। तो D क्या है? D का बचता समझिए, अगर B और हैवी हो गया तो वो D बन जाता है। मतलब कि अगर B है किसी के, हेपेटाइटिस B, तभी उसको हेपेटाइटिस D हो सकता है, बस कहानी खत्म, ठीक है। हेपेटाइटिस B की हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस C की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो थोड़ा समराइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस C की कोई वैक्सीन नहीं है, ये याद रखना है। हेपेटाइटिस A की है, B की है, C की है, D की है, सॉरी C की नहीं है, D और E की है। D की क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जिसके D होता है उसके B पहले हो चुका होता है,
ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। बाकी आप पढ़ लेंगे, ये भी वही लिखा है कि जैसे क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है तो पता ही नहीं चलता कि वो हेपेटाइटिस से हैं और वो लोगों को इन्फेक्ट भी करते रहते हैं पूरी लाइफ टाइम। तो ये एक दिक्कत हेपेटाइटिस के साथ, ये दिक्कत है। चलिए, अब हेपेटाइटिस है एचआईवी से ज़्यादा इन्फेक्शियस। ये आपको एक लाइन, ये बात याद रखनी होगी कि हेपेटाइटिस इज मोर इन्फेक्शियस देन एचआईवी एड्स। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज हमने पढ़ ली। चलिए, और ये भी होता है कि जिसको एचआईवी हो गया, क्योंकि एचआईवी में हम पढ़ेंगे एचआईवी हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, तो जिसके एचआईवी हो गया उसके हेपेटाइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जब किसी को एचआईवी होता है तो उसका हेपेटाइटिस टेस्ट भी करा ही लेते हैं, और 25% मोर केसेस में देखा गया है कि वो होता ही होता है। चलिए, तो एचआईवी क्या है, थोड़ा सा एचआईवी भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एचआईवी एड्स साथ में लिखा जाता है, आपने पढ़ा ही होगा एचआईवी एड्स। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एचआईवी है वायरस, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ये वायरस हमारी बॉडी में आ गया मान लीजिए, अब ये कुछ साल तक हमारी बॉडी में रहेगा, कुछ हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हराता रहेगा, मारता रहेगा, तोड़ता रहेगा, लड़ाई करता रहेगा। उसको लड़ाई करते करते हमारे इम्यून सिस्टम को वीक, कमज़ोर करता रहेगा, हमारे डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करता रहेगा। फिर वो फाइनली जो स्टेज बनेगी एचआईवी वायरस के बहुत साल होने के बाद, वो एक स्टेज कहलाती है एड्स। समझ में आया? तो एचआईवी पहले का वायरस है और वो ले जाती है एड्स की तरफ। ठीक है, अच्छा मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको क्वेश्चन के कंटेक्स्ट सेट कर रहा हूं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 से 15 साल लग जाते हैं इसको डेवलप होने में। चलिए, तो ये कैसे होता है? एचआईवी एड्स की वैरायटी ऑफ फ्लूइड जैसे ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्लड एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया, इन्फेक्टेड नीडल हो गया, वेजाइनल सीक्रेशन हो गया, है ना, तो इन सब चीज़ों के थ्रू फैलता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू फैलता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी होता है एचआईवी का। ठीक है, एचआईवी का मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी होता है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमें पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। चलिए, एक और बात है कि जिनको और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं उनको एचआईवी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि अगर आपको एक डिसीज है तो दूसरी डिसीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। और जैसे कि मैंने बताया मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन तो है ही है। चलिए, तो ये अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम अभी तक पहले क्वेश्चन पे नहीं आए, बहुत देर हो गई। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हेपेटाइटिस सेवरल टाइम मोर इन्फेक्शियस देन एचआईवी एड्स। सही बात है, हमने पढ़ लिया। इट कैन कॉज लिवर कैंसर, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे दोनों आंसर ठीक हो गए। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन से हमने हेपेटाइटिस का क्वेश्चन एक सॉल्व किया। चलिए, अब 2019 का क्वेश्चन देख लेते हैं, इस साल जो आया था, पिछले साल से, सॉरी। क्या है? हेपेटाइटिस बी इज मोर इज ट्रांसमिटेड जस्ट लाइक एचआईवी। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव द वैक्सीन, पर ये तो उल्टी बात है। हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, मतलब कि नॉट करेक्ट है, तो हम ये टिक करेंगे बी। चलिए, हम बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं थोड़े से। ग्लोबली नंबर ऑफ इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी आर सेवरल टाइम्स मोर देन एचआईवी, मतलब कि जो एचआईवी से इन्फेक्ट है जितने लोग, उससे बहुत ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्टेड है। क्या ये सही बात है? अरे बिल्कुल सही बात है। क्यों? हेपेटाइटिस बी को हमने पढ़ा ना कि इट इज मोर इन्फेक्शियस देन एचआईवी। तो जो चीज ज्यादा इन्फेक्शियस है वो ज्यादा इन्फेक्शन करेगी, ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे। तो ये तो लॉजिकल है काफी, तो ये लॉजिक से सही हो गया। ठीक है, और ये बात तो हमने पढ़ी है कि भाई जिसको एच बी और सी के वायरस हो जाता है वो कोई सिम्टम नहीं शो करता है। तो ये बात तो ठीक है ना, तो कोई सिम्टम नहीं शो करता है। और ये हमने ये भी पढ़ा कि ये बड़ी समस्या है इस चीज को लेके। तो आपने देखा कैसे 2010 के क्वेश्चन ने हमारी 2019 के क्वेश्चन की भूमिका तैयार की। अगर आपने हल्का सा हेपेटाइटिस ढंग से पढ़ा है तो कितना इजी क्वेश्चन है। बट मैं आपको सही बताऊं कि 2019 में व्हेन दिस क्वेश्चन केम, जब ये क्वेश्चन आया था, तो ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस में था। ये आप ये विश्वास नहीं करेंगे इसको पढ़ के अब, बट इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ड्रॉप्ड इट। कई लोग बच्चों ने किया भी नहीं है क्वेश्चन। इसलिए हमें हर डिसीज का छोटा छोटा बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक वो हमने जो अल्फाबेटिकल सूप किया है हेपेटाइटिस का ABCDE और डिफरेंशिएट कर लिया जो दो के बीच में, उससे हम हेपेटाइटिस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आराम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यही क्वेश्चन ठीक हो गया आपका, ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट इज कि ये बात कह रहे हैं कि एक आदमी से ये आपका दूसरा क्वेश्चन है 2013 का। ठीक है, तो एक आदमी से दूसरे आदमी में टैटूइंग के थ्रू, टैटू बनवाते हैं ना, टैटूइंग के थ्रू कौन सा डिसीज सॉल्व होता है। अब इसमें देखिए, इसमें आपसे दो चीज पूछी गई है। पहली बात तो ये आपको बताना चाहिए टैटू किस मोड में आता है। क्या टैटू फीकल ओलर रूट है? आंसर है नहीं। क्या टैटू वेक्टर रूट है? वेक्टर रूट क्या होता है आपको पता होगा। वेक्टर रूट हम डिस्कस करेंगे, वेक्टर रूट क्या होता है। तो टैटूइंग होती क्या चीज है, एक सेकेंड। ठीक है, तो
टैटूइंग क्या होता है, जिसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने देखा होगा जब किसी का टैटू बनता है तो हल्का सा खून निकल आता है। वो एक सिरेंज होती है, नीडल, याद होगा आपको, एक होती है नीडल जिससे टैटू बनाते हैं बॉडी में बहुत बड़े बड़े। चलिए, तो उसमें ब्लड का बेसिकली इन्फेक्शन वाला सीन होता है, ठीक है। और जैसे ही ब्लड का ट्रांसमिशन इन्फेक्शन की बात आई, हमारा क्या ठीक हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये तो ठीक हो गए। तो अब जैसे ये दोनों ठीक हुए, हम ऑप्शन देखते हैं। चलिए, तो 2 और 3 बोथ होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया, तो बचा क्या, बी और डी में से हमें एक चूज करना है। मतलब बेसिकली हमें ये देखना है चिकनगुनिया बेचारा कहाँ से फैलता है, बस क्या वो खून से फैलता है, तो बस इतना जानना है। तो चलिए चिकनगुनिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो चिकनगुनिया एक वायरल डिसीज तो है, पहली बात तो वायरस से फैलती है। अच्छा, आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि वायरल डिसीज कौन सी है, बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है, प्रोटोजोआ पैरासाइटिकल डिसीज कौन सी है, जेनेटिकली ट्रांसमिट होने वाली डिसीज कौन सी है, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात है कि चिकनगुनिया वायरल डिसीज है, पर यह फैलती है इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, मतलब कि ये मच्छर फैलाता है। तो वायरस है, कहीं वायरस मच्छर लेके घूम रहा है और वो मच्छर आके चिकनगुनिया वाले ने काटा, तब इसको चिकनगुनिया फैला, जैसे हमें डेंगू होता है, ठीक है। तो ये जो एजिस एजिप्टी होता है, ये बेचारा ये फैलाता है चिकनगुनिया। अच्छा, चिकनगुनिया में होता क्या है, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है, फटीग होता है, बाकी सब तो कॉमन है, बट मेन एक सिम्टम होता है जॉइंट में बहुत पेन होता है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है। तो 2015 में और बहुत आउटब्रेक इसका नॉर्थ अमेरिका तक हुआ है चिकनगुनिया का, ठीक है। तो इसका एक मैप है बहुत छोटा सा, आप गूगल करेंगे, गूगल में जैसे बहुत अच्छा सा मैप मिल जाएगा आपको कि चिकनगुनिया कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे वेक्टर बॉर्न डिसीज़ की। तो ये अगर आपने डायग्राम याद रख लिया तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत स्पेशली मैंने डिज़ाइन करके बनाया है। तो देखिए, इसमें याद क्यों रखना है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि वेक्टर बॉर्न डिसीज़, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिसीज़ वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हैं। वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर हुए मच्छर मक्खी, जो एक जगह पे वायरस था, वहाँ से उसने मच्छर ने मक्खी ने उठाया, ये तो मैंने आदमी बना दिया, पर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ये जैसे इंसेक्ट है, मान लीजिए मच्छर है, और इसने बना दिया ह्यूमन तक, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर बॉर्न डिसीज। अब जैसे एक मच्छर है एडीज, तो ये है एक मच्छर है, एक दूसरा मच्छर का टाइप है एनोफिलीस, एक अचर मच्छर का टाइप है क्यूलेक्स। इसी तरीके से एक टिक होता है, एक होती है सैंड फ्लाई। तो उसके करस्पॉन्डिंग वो डिसीज होती है। आपने हर डिसीज का नाम सुना ही होगा, है ना, जैसे कि लिम्फेटिक फिलारिसिस, ये क्या चीज़ है, ये हाथी पाँव डिसीज है। जापानीज इंसेफेलाइटिस लास्ट ईयर कितना फेमस था बिहार के केस में, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो आपका होमवर्क है थोड़ा सा कि हर डिसीज को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, स्पेशली ये जेई को, जेई, और एक मैं बता रहा हूँ एईएस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये आप पक्का पढ़ लीजिएगा कि इसमें लीची का कनेक्शन क्या था, ठीक है। ये लास्ट ईयर न्यूज़ में था, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस बार प्रीलिम्स के लिए कि एईएस और लीची में क्या संबंध है, और एईएस और जेई में क्या संबंध है, ठीक है। थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है, मैं हम लोग आपको रिप्लाई बैक करेंगे, ठीक है। तो ये आप बताइए एईएस क्या चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बिहार में बहुत सारी डेथ हुई बच्चों की इस वजह से। इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर बहुत लो हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम इसको बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे वेक्टर बॉर्न डिसीज़ की। तो ये एक ही मच्छर है, ये इन सब बीमारियों को फैलाता है, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। तो चिकनगुनिया फैलता है वेक्टर बॉर्न डिसीज से, ना कि खून से। तो आंसर चिकनगुनिया नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो आंसर क्या है, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी एड्स। समझ में आया। चलिए, देखिए वही मैंने बोला ना कि हमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हो सकता है आपने ना पढ़ी हो आज तक, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेंगे, इससे हम अपने आप को गेन कर लेंगे। बेसिकली गेन करना है आखिरी दिन तक, है ना। चलिए, अगला है क्वेश्चन एचआईवी पर। चलो, एक ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, चलो पहले डिस्कस करते हैं यहीं पे। तो विद हमने एचआईवी तो पढ़ लिया है, अब देखते हैं एचआईवी हमने पढ़ा क्यों था, इसीलिए पढ़ा था। विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी क्या क्या बातें ठीक हैं। चलिए, पहली बात देखते हैं, चांस ऑफ द ट्रांसमिशन मेल टू फीमेल इज ट्वाइस लाइकली एज द मेल टू फीमेल। ये हमें पता नहीं है भाई, चलो हमने गोला मार दिया, अभी नहीं पता सही की गलत है। दूसरा, चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मोर इफ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये तो ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये तो नहीं है। तीसरा, इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू द बेबी, हाँ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन पढ़ा था, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी ठीक हो गया। अगला क्या है, रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड इज मच हायर देन द एक्सपोजर टू द कंटामिनेटेड नीडल। मतलब ये कह रहा है कि अगर ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर हुआ तो ज्यादा कंटामिनेशन के चांस हैं रादर देन द नीडल। तो ऑब्वियसली
नीडल तो एक तरीके से समझ गए, नीडल क्या कर रहा है, नीडल पे पहले किसी को इन्फेक्टेड आदमी को एचआईवी को किया, फिर दूसरे को किया, तब वो फैलेगा दूसरे में। पर ब्लड में तो तुरंत ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं, तो ये तो लॉजिकल है, तो ये भी नहीं ठीक है। इसका मतलब ये ठीक है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब ये आंसर स्टेटमेंट ठीक है। तो अब बचा क्या, बचा ये, तो ये हो गया, मतलब ये बात गलत है कि भैया ऐसा नहीं होता कि फीमेल टू मेल में ट्वाइस होता है। अब देखिए इस समय आपको सीख देता हूँ, इसका मतलब ये है, देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ के ही बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये क्या चीज़ आ गया। लेकिन जब हम बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमने देखा कि यार ये तो हमारी नॉलेज से है। इवन इफ हमें डी वाला ऑप्शन नहीं पता था, मान लीजिए हमने इसको और इसको दोनों गोला लगा दिया, पर फिर भी हमने ये और ये एलिमिनेट करके अपनी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ा ली। पहले अगर हम तुक्का मारते तो हमारा 25% ठीक होता, पर अब हम अगर तुक्का मारेंगे तो हमारा 50% ठीक होगा, है ना। तो ये हमें बढ़ानी है, हमें प्रोबेबिलिटीज बढ़ानी है, और यही हमारा विनिंग स्ट्रैटेजी होगा। और थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो हम इसको भी एलिमिनेट कर लेंगे, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन हो गया इसका आंसर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया हमारा हेपेटाइटिस और एचआईवी के क्वेश्चन खत्म, तो हो गए थे हमारे 4 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, H1N1 वायरस भैया किस चीज़ से H1N1 वायरस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उस समय बड़ा फेमस चल न्यूज़ में, अच्छा इसके कई सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक के, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर से ही लिंक्ड होंगे। हो सकता है वो बेसिक क्यों, बट वो क्यों होंगे, क्योंकि करंट अफेयर में चलता होगा कुछ ना कुछ। जैसे जीका वायरस का हम क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय जीका बड़ा फैला हुआ था, इसलिए क्वेश्चन था उसका। ठीक है, तो क्या है H1N1, स्वाइन फ्लू। तो H1N1 तो बिल्कुल ईजी हो गया, स्वाइन फ्लू। ठीक है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा देख लेते हैं। जैसे अल्फाबेटिकल सूप किसका था, हेपेटाइटिस का, उसी तरीके से इन्फ्लुएंजा का था। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखिए, तो मेरे लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको उतनी अपॉर्चुनिटी दूं, है ना, क्योंकि जो चीज़ें हमें अच्छे से कंपाइलेशन नहीं मिलता है ढंग से, उस कंपाइलेशन को आपको समझाना भी उतना ही ज़रूरी है। चलिए, तो इन्फ्लुएंजा ए क्या होता है, ये वायरल डिसीज़ है, और जैसे हेपेटाइटिस के डिफरेंट वो हैं, भाई बहन हैं, वैसे ही इन्फ्लुएंजा के ABCD पार्ट है। बट हेपेटाइटिस में पांचों हमने देखे इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा में केवल ए वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम पढ़ लेंगे BCD भी, लेकिन ए वाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन्फ्लुएंजा ए के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, ये ह्यूमन और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट करता है, तो ह्यूमन भी हो गए और एनिमल भी हो गए। कुछ में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा में। तो स्वाइन फ्लू में क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। पहले पिग को होता है, सुअर को, जिसको स्वाइन बोलते हैं, स्वाइन से ह्यूमन में हुआ, ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। पर बर्ड फ्लू में बर्ड टू बर्ड होता है, पर बर्ड टू ह्यूमन भी होता है, पर ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इसमें H और N क्या चीज़ है, वो प्रोटीन है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये H और N के ये नाम हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोटीन। चलिए अगला क्या है, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा BCD, अब थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, पर इन्फ्लुएंजा BCD देख लेते हैं। तो इन्फ्लुएंजा B क्या चीज़ है, ये ह्यूमन में सर्कुलेट करता है और सीजनली ये प्रॉब्लम कर सकता है। वेयर एज इन्फ्लुएंजा D क्या है, ह्यूमन और पिग को इन्फेक्ट करता है और बहुत माइल्ड होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है उससे। और D तो केवल कैटल्स को इफेक्ट करता है, ह्यूमन को तो इफेक्ट भी नहीं करता। ठीक है, तो अगर बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा तो वो पूछ देंगे BCD के बारे में, अदरवाइज वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन्फ्लुएंजा ए के ही होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए में भी स्पेसिफिक देखिए आप, स्वाइन फ्लू पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है ना, स्वाइन फ्लू ज़्यादा बर्ड फ्लू पे वो पूछेंगे। तो आंसर हो गया फट से, H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सब आपको वैरायटी याद रखनी है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि H1N1 H3N2, ठीक है, तो ये दोनों तो स्वाइन फ्लू के हैं, पर इधर H5N1 और जो भी है H5N8, ये आपको याद रखने हैं कि ये हैं आपके एवियन इन्फ्लुएंजा के। एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको पता करना है, बर्ड फ्लू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लीजिएगा होमवर्क की, और अगर आपने कर लिया तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए अगला है, तो स्वाइन फ्लू से रिलेटेड देखिए एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है। अब चलो पहले देखते हैं। पहला है, एंटीबायोटिक्स हैव नो रोल टू प्ले इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्वाइन फ्लू। तो ये तो कुछ ठीक लग रहा है स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि स्वाइन फ्लू तो है वायरस, स्वाइन फ्लू तो वायरस से फैलेगा, तो वायरस में एंटीबायोटिक क्या काम करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 तो ठीक लग रहा है। ठीक, अगला क्या है, एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टेबल होस्ट फॉर द स्वाइन फ्लू। तो ये तो बात ठीक है,
किसी को ही फैल सकता है। इनफैक्ट ये भी, इसका फैलने का तरीका भी कोविड-19 की तरह होता है। तो कोविड-19 के बारे में सबको इतना कुछ पता है, हमारे अखबारों से, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल से, कि ट्विटर से, फेसबुक से, सबको कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ पता है। तो इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में ले भी सकते हैं। तो ये भी बात ठीक है कि हर आदमी को ये फैल सकता है, पर फ्यूचर स्प्रेड को रोकने के लिए सारे स्वाइन को किल कर देना चाहिए, यहाँ थोड़ी दिक्कत है। इनफैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन मस्ट भी आ रहा है, तो अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और थोड़ा लॉजिक भी लगाइए, सबको क्यों मारोगे भाई, है ना। तो थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा A 1 और 2, ठीक है। तो ये रेड से जो है वो आंसर सही है, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्वाइन फ्लू के 2 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है मलेरिया पर। अगेन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो हमें मलेरिया के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो पढ़ते हैं आंसर कि अभी क्वेश्चन ये है कि भाई मलेरिया के बहुत सारा रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब जो ड्रग्स हैं वो भी मलेरिया को मलेरिया का जो पैरासाइट है वो उसको मारना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए वैक्सीन डेवलप करना भी मुश्किल है। यही क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू डेवलप इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन, कि इसकी वैक्सीन डेवलप करें तो करें कैसे। अभी रिसेंटली एक डेवलप हुई थी RTS, पर वो भी, इसकी इफेक्टिवनेस भी अब कम देखी जा रही है। तो ऐसा क्यों है, चलिए एक एक ऑप्शन उठाते हैं। चलिए ऑप्शन सी देखिए पहले, वैक्सीन कैन बी डिप्लॉयड ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरिया। अरे भाई ये तो बात गलत है, अभी हमने हेपेटाइटिस का एग्जांपल देख लिया, हेपेटाइटिस A की है, B की है, D की है, E की है, तो वो तो है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ बढ़ गई, पहले 25% थी तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी, वो बढ़ गई तुरंत बढ़ के 33%। वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, मैन इज ओनली द इंटरमीडिएट होस्ट नॉट द डेफिनेट होस्ट, ये भी गलत है, अंत में तो आदमी को होता है ना मलेरिया, तो ये भी थोड़ा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ के हो गई 50%। चलिए, तो हमें अब अगर हम अब तुक्का भी मारेंगे तो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से बेटर है। चलिए, तो क्या है पहला ऑप्शन, मलेरिया इज कॉज्ड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ये आंसर ठीक है, पर क्या ये कारण है, आंसर है इसका नहीं, आंसर है इसका बी। क्योंकि हमारे अंदर मलेरिया को लेके जो मलेरिया का जो ये पैरासाइट है ये अपने आप को चेंज करता रहता है, तो ये वैक्सीन को टैकल करता रहता है। तो बेसिकली मान लीजिए एक वॉर चल रहा है, वैक्सीन वर्सेस द प्लाज्मोडियम, तो ये प्लाज्मोडियम वैक्सीन को हमेशा बीट कर देता है, ये अपने आप के अंदर, ये प्लाज्मोडियम अपने आप को म्यूटेट कर देता है। तो वैक्सीन तो फिक्स्ड है, वो तो फिक्स्ड केमिकल कंपाउंड की है, ये प्लाज्मोडियम अपने आप को चेंज कर लेता है। तो जब प्लाज्मोडियम अपने आप को चेंज कर लेता है तो फिर क्या होता है कि वो वैक्सीन को ओवरकम कर लेता है, तो वैक्सीन उस पर कारगर नहीं होती, तो उसको बोलते हैं नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो मलेरिया इस वजह से इसकी वैक्सीन डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है, इस पर काफ़ी रिसर्च किया मैंने, तो यही अल्टीमेटली एक सोल्यूशन आया कि इन कारणों की वजह से मलेरिया का ट्रीटमेंट मुश्किल है, क्योंकि इसका जो पैरासाइट है वो बड़ा इनोवेटिव है ना। जैसे भी ट्रंप की आपने देखी हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसने बोला उसने कि ये वायरस बड़ा एंटी बैक्टीरियल के लिए, ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि वो कहता है कि माइक्रोब्स बड़े स्मार्ट हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, राइट। ओके, सो थोड़ा मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के थ्रू होता है, तो ना कि ये बैक्टीरियल डिसीज़ है ना वायरल डिसीज़ है। हमने देखा भी था एनोफिलीज मॉस्किटो है, तो ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, एनोफिलीज मॉस्किटो से होती है, ठीक है। WHO की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी है। एक मैं आपको बता रहा था ना कि एक इसकी फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन डेवलप भी हुई है ना, जैसे ये, लेकिन ये भी पार्शली प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा मलेरिया की, ठीक है। तो ये हो गया मलेरिया, थोड़ा थोड़ा हमने मलेरिया डिस्कस कर लिया। चलिए, तो ये इसका आंसर बी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को भारत ने इरेडिकेट कर दिया है। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए थोड़ा हिस्ट्री, क्यों, क्योंकि हमारा 2000, देखिए UPSC का क्वेश्चन कब आया, 2014, और इसके इर्द गिर्द हमने कई सारी डिसीज़ को एलिमिनेट किया है, आप देख रहे हैं। मतलब उस समय प्रोसेस बिल्कुल चल रहा था इसको, टेटनस और यॉस को एलिमिनेट करने का, बिल्कुल वर्ज पे था, ठीक है। तो हमें ये लिस्ट याद रखनी है कि भारत ने कौन कौन सी डिसीज़ ऑफिशियली इरेडिकेट करनी है, ठीक है। इसमें थोड़ा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ट्रैकोमा कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर नेपाल ने इसको इरेडिकेट किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा ट्रैकोमा।
तो हम देखिए स्मॉल पॉक्स को कर चुके हैं। अगर आप स्मॉल पॉक्स की फ़ोटो देखेंगे तो बहुत ही भयावह फ़ोटो है, मैं ये डाली नहीं मैंने, इतनी भयावह थी। चलिए, तो ट्रैकोमा एक बार देख लीजिएगा, आँख की डिसीज़ होती है, इसमें होती है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। यॉस वगैरह देख लीजिएगा, बैक्टीरियल डिसीज़ है दोनों ये, तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया है। पोलियो, पोलियो 2016 में हमने एलिमिनेट कर लिया है। अच्छा, एक और होमवर्क मैं आपको दूंगा पोलियो के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अंदर से कि पोलियो पे क्वेश्चन वो आस्क कर सकते हैं। किस कंटेक्स्ट में पूछेंगे वो क्वेश्चन? वो पूछेंगे वैक्सीन के कंटेक्स्ट में, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन की बात चल रही है चेंज करने की। अब देख लीजिएगा उसमें बी ओ पी वी, टी ओ पी वी, इन चीज़ों में क्या फ़र्क है, बी ओ पी वी, टी ओ पी वी और आई पी वी, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी इसके पीछे कोई क्वेश्चन आया नहीं है इससे रिलेटेड, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा होमवर्क है, बिकॉज हम रिवीजन सीरीज में इतना नहीं करा सकते आपको, तो ये थोड़ा होमवर्क है, इसको आप प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट याद रखनी है कि कौन कौन सी भाई हमने इरेडिकेट कर दिए हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो पक्का पता चल जाएगा कि भाई स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुई है, बाकी नहीं हुई है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जैसा कि बताया ये इरेडिकेट हो चुकी है, ये वायरल डिसीज थी, हो चुकी है। चलिए, डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया इज वन ऑफ द डिसीज हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, यूआईपी या मिशन इंद्रधनुष में इसकी वैक्सीन इंक्लूडेड है। ये क्या डिसीज है? इसमें होता क्या है, इसमें गला सूल जाता है। पहले आपके आपके लिप्स पे वाइट वो आ जाएगा, पैचेस बनेंगे, और उसके बाद आपका गला सूजने लगेगा। अभी रिसेंट खबर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था ये, लास्ट ईयर इस ईयर करंट अफेयर में भी है, कि इसके केसेस बहुत राइज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी वैक्सीन जो है वो इनइफेक्टिव सी साबित हो रही है। इनफेक्टिव नहीं बोलना चाहिए, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी आगे बढ़ के वो दोबारा बैक्टीरिया इसको डिसीज को पकड़ रहा है लोगों में, ठीक है। तो यही बात है। और केरल में थोड़े केसेस देखे गए हैं कि थोड़े एडोलसेंस और एडल्ट में भी ये केसेस हो रहे हैं। पहले क्या होता था, थोड़े बच्चों में ज़्यादा होते थे, पहले चिल्ड्रन में ज़्यादा होते थे, अब ये एडल्ट और एडोलसेंट्स में भी थोड़े देखे जा रहे हैं केसेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा बता रहा था कि देखिए इसके सोलन, इसका थोड़ा ग्लैंड्स गले के अराउंड स्वेल कर गई हैं। तो ये तो आंसर ठीक हो गया, हमने स्मॉल पॉक्स को कर दिया है, और अभी डिप्थीरिया और चिकन पॉक्स अभी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीका वायरस। सो जैसा मैंने बताया था थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, तो जीका वायरस उस समय बड़ा फेमस था और बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जीका वायरस, तो जीका बेसिकली क्या क्वेश्चन है कि पहला ट्रॉपिकल रीजन में टीका वायरस सेम मॉस्किटो से होता है जिससे डेंगू होता है, डेंगू कुछ भी बोल लीजिए। दूसरा क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका इज पॉसिबल। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो हमने जैसे चार्ट यूज़ किया था, तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो जीका और डेंगू सेम मच्छर है ना, काम आया चार्ट। तो देखो इससे आपका ऑप्शन 1 तो यहीं से सॉल्व हो गया। ऑप्शन 2 के लिए जीका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जीका में क्या होता है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है। इनफैक्ट जीका के 2 सिम्टम देखे गए स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्राज़ील में पहले 2 सिम्टम देखे गए इसके। एक होता है माइक्रोसेफली, ये क्या चीज़ है कि बच्चों का थोड़ा सर बड़ा होता है, अब नॉर्मली उनका रेशियो बड़ा होता है, थोड़ा फेशियल डिस्टॉर्शन हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, गुलेन-बेयर सिंड्रोम, ये किसी को भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो उसे चलने फिरने में और थोड़ा सा इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। तो ये 2 सिंड्रोम जीका से रिलेटेड हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, मच्छर वही है जो डेंगू चिकनगुनिया का मच्छर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए अगला है, ठीक है। तो यह हो गया आंसर 1 और 2। अगला क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा, जो हम बचपन में पढ़ते थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी का कह लीजिए, आपकी जनरल साइंस की ल्यूसेंट का क्वेश्चन कह लीजिए कि भाई विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है, बी से कौन सी होती है। तो आंसर तो बहुत ईजी है ना। सी से स्कर्वी होती है, डी से रिकेट्स होती है, ए से ब्लाइंडनेस होती है। आंसर है नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए की कमी से होती है। तो आंसर इसका बहुत ईजी है, ए 1 और 2, ठीक है। तो ये आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन आना। आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं, पर बहुत मुश्किल है कि आपके यूपीएससी में दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन, बट दे आस्क्ड इन 2014, सो यू नेवर नो, दे कैन आस्क अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो। तो थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट बना दी है, बाकी आपके पास आपके नोट्स में होगी बेहतर लिस्ट। तो विटामिन ए, बी, सी, डी थोड़ा देख लीजिएगा। ये स्कर्वी है जो गम में डिसीज हो जाता है, वो क्या होता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, क्या खाते हैं हम, थोड़े संतरा जैसे, थोड़े से विटामिन सी जिसमें खट्टी चीज़ें होती हैं, आंवला बहुत अच्छा सोर्स बोला जाता है, आपका नींबू बहुत अच्छा सोर्स बोला जाता है, ये सब,
ठीक है। दूसरा रिकेट्स में क्या होता है, ये हड्डियों में आप देख रहे हैं, है ना, कि जैसे हड्डियाँ थोड़ा सा टेढ़ी सी हो रही हैं, तो ये हो गया आपका रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, हमारा सूरज बाबा। चलिए, तो इसका आंसर 1 और 2 हो गए, तो बहुत ईजी था क्वेश्चन, तुरंत आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस इन द माइक्रोबियल पैथोजन। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, जैसा मैं अभी टर्म की बता रहा था, थोड़ा कंटेक्स्ट मैंने वहीं से सेट कर दिया था। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, इसका एक और नाम क्या है, आपने नाम अगर सुना हो, सुपर बग्स। अगर नहीं सुना है तो प्लीज होमवर्क लिख लीजिए। सुपर बग्स क्या चीज होती हैं? सुपर बग्स क्या है, जब आपकी बैक्टीरिया की डिसीज को या फिर किसी भी चीज की डिसीज को रोकने के लिए हम जो ड्रग्स देते हैं, उस ड्रग्स को से हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो हमारी बॉडी और हमारी बॉडी में जो पैथोजन आया है, जो माइक्रोब आया है, वो उस डिसीज से, वो उस दवाई से परिचित हो गया है। अब वो कहता है कि भैया तुम दवाई ये खाओगे, हमें कुछ नहीं होगा, वो दवाई हमें को नहीं मारेगी, ठीक है। तो वो बन जाते हैं सुपर बग्स। तो एक बार देख लेना अपनी तरफ से, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए, 2019 का क्वेश्चन है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज रियली गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। जैसे कोरोना का प्रॉब्लम है ना अभी, ये प्रॉब्लम, ये एक्यूट प्रॉब्लम है। अब ये क्रोनिक प्रॉब्लम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, और ये दुनिया में कहते हैं, WHO का प्रोजेक्शन है दैट बाय 2050 अराउंड 10 मिलियन पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से ही बहुत लोग मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको दवाई ही नहीं, वो दवाई खाएंगे तो अंदर का माइक्रोब कहेगा नहीं, इस दवाई से तो हम मरेंगे नहीं, तो वो दवाई तो उसको फायदा ही नहीं करेगी, माइक्रोब को मारेगी ही नहीं, तो दवाई वो बीमारी बनी रहेगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कहानी बहुत हो गई। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, 2019 का क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जिसका आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था लोगों का, मतलब 2 डिफरेंट आंसर लोग बता रहे थे। हम देखते हैं ऐसा क्यों। तो पहला है अकरेंस ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है। तो पहले देखते हैं क्यों होता है, हमने जैसे बताया क्यों होता है, ठीक है। तो पहली बात, बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट डोसेज माइक्रो एंटीबायोटिक्स की खाने से हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लेते हैं, या बहुत कम एंटीबायोटिक, जैसे आपने अगर एंटीबायोटिक लिया हो, आपको कोई बीमारी हुई हो, तो डॉक्टर कहता है भाई 3 दिन का कोर्स है, या 4 दिन का कोर्स है, या 5 दिन का कोर्स है। और कई बार क्या होता है, हम पहले भी दिन दवाई खा के बिल्कुल ठीक हो गए। अब पहले दिन ही दवाई खा के ठीक हो गए, लेकिन हम फिर कहते हैं फिर कोर्स करने की जरूरत क्या है, बाकी दिन दवाई क्यों खाएं। पर डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं है, डॉक्टर इसलिए कहता है ताकि हमारे अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, ताकि हम उसकी पूरी डोज खाएं और हमारे अंदर के सारे बैक्टीरिया, उस जो खराब बैक्टीरिया हैं, वो सारे मर जाएं। अगर एक भी बचा रह गया तो वो क्या करेगा, अपने को, अगर मान लीजिए एक भी बैक्टीरिया खराब बचा रह गया, तो वो बाकी वो प्रॉब्लम करेगा और क्रिएट करेगा, वो और भी मल्टीप्लाई करेगा, और उसको क्या मिल चुकी है, उस दवाई की आदत पड़ चुकी है, तो उसकी वो इवॉल्व कर गया, तो वो बैक्टीरिया दोबारा उसी दवाई से वो इंपैक्ट नहीं खाएगा। तो आपके अंदर क्या डेवलप हो गया, एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, दूसरा तो ठीक है। दूसरा एक कारण क्या है, हम अपने लाइव स्टॉक को, मतलब कि अपने गायों को, अपनी भैंसों को बहुत एंटीबायोटिक्स देते हैं। यूएस में तो बोलते हैं कि 70% एंटीबायोटिक्स तो लाइव स्टॉक को जाती हैं, इंसानों को तो जाती ही नहीं है। पर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो उसमें डेवलप हो गया आपके लाइव स्टॉक में, वो उनके थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में भी आ जाएगा। क्यों? जैसे मान लो उनका प्रोडक्ट हमने लिया, दूध, दही, घी, और उसको ढंग से उबाला नहीं ताकि बैक्टीरिया नहीं मरे, और वही बैक्टीरिया हमने खा लिया, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आ गया, और हमारे अंदर भी एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो ये 2 कारण हैं। एक तो ये तो ठीक है, तो ऑप्शन अब देखते हैं। तो अगर ऑप्शन 2 और 3 ठीक है, तो ऑप्शन ये ठीक हो गया, ठीक, या फिर ये होगा, तो ये नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 4 पे, 1 तो डिस्कस भी नहीं करना, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन 4, मल्टीपल क्रॉनिक डिसीज इन द सम पीपल। नाउ यहां पे ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, और कुछ लोग कहते हैं इसकी वजह से नहीं होता है। जैसे कि आपके अंदर बीपी भी है, शुगर भी है, तो क्या आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा? अब ये दिक्कत है। अब कुछ लोग का मानना है, जब तक यूपीएससी ने इसको ऑफिशियल की डिक्लेयर नहीं किया है ना, क्योंकि अभी तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, तो ऑफिशियल की अभी आया नहीं है, तो ऑफिशियल की आएगा तो एक बार इसको देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ऑप्शन 4 में क्या है आंसर,
ठीक है, तो कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बट आपको नंबर 2 पता होना चाहिए और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्रोनिक डिसीज इतनी सारी हैं, तो आप बहुत डिसीज खाते हो तो इसलिए वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, डिसीज आपकी अगर शुगर और बीपी है तो उसको होगा, आंसर है नहीं होगा। तो ये थोड़ा देखना वो इंटरेस्टिंग होगा कि यूपीएससी इसका क्या आंसर रखता है, आंसर बी या आंसर डी। तो कॉज ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो मैं बता रहा था, जैसे मैंने बताया कि अपना ट्रीटमेंट ना फिनिश करना, हाइजीन ना होना, फिश में या एंटीबायोटिक्स में बहुत ज़्यादा वैक्सीन का डालना, नए एंटीबायोटिक ना डेवलप होना। अब मान लीजिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, बट हमने उससे अच्छा एंटीबायोटिक निकाल दिया, नया एंटीबायोटिक, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो हो नहीं रहा है, हो रहा है बट इसकी स्पीड बहुत स्लो है एज उस कंपेयर टू जिस स्पीड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो जिस स्पीड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उतनी स्पीड से वो डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये दिक्कत है एक। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। एक आपने ये देखा होगा रेड लाइन कैंपेन, तो ये इंपॉर्टेंट एक आपका करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर क्या बोला जाए कि इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो आपकी अब एंटीबायोटिक्स आप लेंगे तो आप देखेंगे कि रेड लाइन बनी होती है टैबलेट के बगल में, ये बताने के लिए कि भाई एंटीबायोटिक है, थोड़ा ध्यान से लेना। तो थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन की यहाँ पे बात है। चलिए, तो इसका आंसर जैसा मैंने बताया, आंसर बी भी हो सकता है या आंसर इसका डी भी हो सकता है, तो इसको ऑफिशियल की का थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2013 का है कि वायरस पर है, बहुत बेसिक वायरस के मैकेनिज्म पर है। तो अगर आपको वायरस का बहुत बेसिक मैकेनिज्म पता है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस क्या है, उनके अंदर एंजाइम नहीं होता एनर्जी जनरेशन के लिए। अब देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन को कितना घुमा घुमा के यूपीएससी ने दिया है, काम ये बहुत सिंपल सा पूछ रहे हैं। दूसरा क्या, वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, क्या वायरस को हम कल्चर कर सकते हैं? क्या मतलब वायरस बेसिकली ये कैसा कर रहे हैं कि वायरस क्या अपना ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है कल्चर मीडियम में? अब तो आप जान ही गए होंगे किधर कहानी बढ़ रही है। फिर वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली, क्या केवल बायोलॉजिकल वेक्टर्स ले जा सकते हैं जैसे कि मच्छर मक्खी ये सब? तो आंसर है नहीं। पहली बात तो हम सबसे पहले तो हमने इसको 3 को पकड़ के खत्म किया। क्यों? अरे भाई हमने अभी पढ़ा है फीकल ओरल रूट, तो क्या वो बायोलॉजिकल वेक्टर है? नहीं। मान लो डोर नॉब पे वायरस छूटा हुआ है, उस डोर नॉब ने पहुंचा दिया दूसरे आदमी को, तो क्या बायोलॉजिकल वेक्टर है? आंसर है नहीं। तो आंसर नंबर 3 फट से रॉन्ग हो गया। अब जैसे ही आंसर आपका 3 रॉन्ग हुआ, आपने देखा ऑप्शन बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, आंसर हो गया ठीक ए। तो आपने देखा, जैसे आपने वायरस पे क्वेश्चन देखा, आपकी साइकी क्या है, अरे यार ये तो वायरस पे क्वेश्चन आ गया, वायरस तो मैं पढ़ना रिवीजन करना भूल गया, मैंने पता ही नहीं कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल दिमाग से उतर गया। पर आपने ये पढ़ा है कि हेपेटाइटिस बी सी डी ये सब पढ़ा है मान लीजिए, या आपने कोई और डिसीज पढ़ रखी है, तो आप थर्ड को आपने एलिमिनेट किया और आपने देखा आपका आंसर आ गया। यही बस यूपीएससी वांट्स दिस स्मार्टनेस आउट ऑफ यू, दिस इज द एलिमिनेशन मेथड, और कुछ नहीं है। एलिमिनेशन मेथड और कुछ नहीं है, जस्ट यूजिंग योर स्मार्टनेस टू द पॉइंट्स। उस क्वेश्चन में आपने एक ऑप्शन आता है, आपको बाकी आते भी नहीं है, बट आपने इस क्वेश्चन को फट से आंसर कर दिया ठीक। तो इसका आंसर हो गया 1 करेक्ट। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट में 2 मिनट में जल्दी समझा देता हूं कि वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस तो नहीं बता रहा, बट थोड़ा सा वायरस के बारे में बता देता हूं। देखिए पहली बात तो ये भाई साहब बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया के अंदर अपनी बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट सेल होती है, उसके अंदर सब कुछ होता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सब होता है ठीक है। अब ये आप होमवर्क देख लेना थोड़ा, बैक्टीरिया वर्सेस वायरस का डिफरेंस ठीक है। और बैक्टीरिया सेल का एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, जैसे नॉर्मल हमारी बॉडी की सेल होती है वैसे बैक्टीरिया की सेल होती है। बैक्टीरिया बढ़िया अपना जीता जागता लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुश रहता है अपनी अपनी जिंदगी में ठीक। इसलिए कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर भी रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हम दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। वायरस में क्या होता है, डीएनए आरएनए तो होता है लेकिन कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं हो रही होती अंदर ठीक है। तो वायरस क्या होता है, जिंदा नहीं होता है जब तक वो आइसोलेट होता है अपने होस्ट से, जब तक वायरस को कोई वो नहीं मिल जाए, होस्ट मतलब आदमी लोग नहीं मिल जाए, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिल जाए, तब तक वो जिंदा नहीं होता है। तो वायरस होता है इस बैक्टीरिया, इस मैसेज में जो इस बॉटल के अंदर बंद है, ऐसा होता है वायरस, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये बॉटल के बाहर खुलता है जिनी की तरह, और एक सेल इस मैसेज को पढ़ती है, एक सेल ने इस मैसेज को पढ़ा इस वायरस को, तब ये वायरस अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर खुद की बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होती है, बट जैसे ही होस्ट सेल के अंदर गया, जैसे ही उसने सेल को पढ़ा, ये अपना कार्यक्रम इसने चालू कर दिया, उसका डीएनए आरएनए खुला और वायरस का काम चालू हो गया ठीक। और जब इसने अपना काम चालू किया तो क्या हुआ, देखिए सेल आपका परेशान हो गया, सेल खत्म हो गया।
सेल को अब हो गया कोरोना वायरस, ठीक है। इसीलिए जो ये मान लीजिए गोली है एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस बैक्टीरिया के जो अंदर हो रही होती हैं उसको खत्म करती हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स आपके वायरस पे काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वायरस के अंदर कोई अपनी बायोकेमिकल प्रोसेस उसके अंदर नहीं हो रही होती है। देयर इज नो बायोकेमिकल प्रोसेस इनसाइड द वायरस। जब वायरस के अंदर कुछ है ही नहीं तो ये क्या मारेगा? अब अगर कोई दवाई ऐसी आ जाए तो वायरस के बायोकेमिकल प्रोसेस को खत्म करे देन, लेकिन वो तो सेल को परेशान करेगी। तो वो सेल को जब परेशान करेगी तो क्या होगा? वो सेल डाई ऑफ कर जाएगी। समझ में आया? तो वो हम चाहते नहीं है कि एक सेल पूरी खराब हो जाए या सेल पूरी टूट जाए, ठीक है। तो एक तो ये इशू है। तो ये हो गया हमारा एंटीबायोटिक वायरस पे इंपैक्ट क्यों नहीं डालते हैं। तो ये छोटी सी बात है। इसीलिए वायरस से लड़ने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका एक तो होता है वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एंटीवायरल ड्रग का क्या हिसाब किताब है? एंटीवायरल ड्रग होती तो हैं पर वो इतना कोई कारगर नहीं है, वरना कोरोना की ना निकाल लेते। नहीं, एंटीवायरल ड्रग्स नहीं इतनी कारगर हैं जितनी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं बैक्टीरिया पे, उतनी एंटीवायरल ड्रग्स वायरस पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात यह है, इसीलिए वैक्सीन की खोज हो रही है कोरोना के लिए, ठीक। अभी मैं देख रहा था कि इंटरव्यू, तो उसमें यह था कि कोविड-19 के पेशेंट को फिर हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं? उनको क्वारंटाइन में रख रहे हैं या उनको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, बॉडी अपने आप एंटीबॉडी जनरेट करे, अपनी इम्यूनिटी की क्षमता खुद बढ़ाए, ताकि वो जो वायरस अंदर बॉडी के अंदर घुस गया है उस वायरस को वो खुद ही फाइट करके वो उस वायरस को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी हमारी बॉडी के अंदर, और वही एंटीबॉडीज क्या करेंगी? वायरस को बाहर निकाल देंगी। अच्छा, इसीलिए जो प्लाज्मा थेरेपी, जल्दी से बता देता हूं, प्लाज्मा थेरेपी है वो क्या चीज़ है कि जिन लोगों को कोविड-19 हो से ट्रीट हो चुके हैं, जिन्होंने इस बीमारी को हैंडल कर लिया है, उनको क्या होगा? उनका ब्लड सैंपल ले लेंगे, ठीक है, और उस ब्लड सैंपल से एंटीबॉडीज निकाल लेंगे, और उस एंटीबॉडीज को निकाल के जो बीमार आदमी है उसके अंदर डाल देंगे। तो जब एंटीबॉडीज को बीमार आदमी के अंदर डाल दिया तब क्या होगा? वो प्रोबेबिलिटी है कि वो कोरोना से फाइट कर जाए, ठीक है। तो यही आइडिया है उसके पीछे का। चलो जल्दी से अपने काम पे वापस आ जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा लिख लिया है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया है कि आंसर इसका क्या ओनली ए क्यों होगा, ठीक है। चलिए, तो ये ऑब्वियसली ऑप्शन हमने देख लिया था, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो ये गलत था, ये गलत था, तो ऑप्शन बी एंड सी गलत है, तो ऑप्शन ए ठीक है। तो इसके पास एंजाइम्स नहीं होते जनरेशन ऑफ एनर्जी के लिए, वायरस के पास कुछ नहीं होता है भाई। चलिए ओके, शुरू करते हैं अगला। तो जल्दी से क्वेश्चन आया। अब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, उसका फिनिश हो गया है। अब थोड़ा सा अलग सेक्शन पे है, थोड़े रैंडम से क्वेश्चन है, बट साइंस एंड टेक के डोमेन के अंदर ही हैं। जल्दी। तो पहला क्वेश्चन है ट्रांस फैट्स पे। तो कंपनी मार्केटिंग फूड कंपनी, एक फूड कंपनी है, वो कहती है कि हमारे आइटम में ट्रांस फैट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ट्रांस फैट्स नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कैंपेन क्या सिग्निफाई करता है कस्टमर को? ट्रांस फैट्स नहीं है आपके उसमें, तो ये क्या बताता है, ठीक। अब देखो लॉजिक लगाओ, कोई फूड कंपनी है, मान लो लेस की कंपनी है, वो कहती है भैया हम ट्रांस फैट नहीं है हमारे उसमें, ठीक। अब हमें कुछ नहीं पता मान लो ट्रांस फैट के बारे में, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ट्रांस फैट। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड ऑफ द हाइड्रोजनेटेड ऑयल, नहीं पता भाई। द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड अप ऑफ द एनिमल फैट्स एंड ऑयल, नहीं पता। द ऑयल यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। समझ में आया? मतलब कि हमारे फूड में ट्रांस फैट नहीं है, ठीक है। अगर ट्रांस फैट नहीं है तो ये तो अच्छी बात है, मतलब कि एक कंपनी क्यों कहेगी कस्टमर से कि ट्रांस फैट नहीं है? इसका मतलब ट्रांस फैट जो होंगे वो गंदी चीज होंगे, अच्छी चीज नहीं होंगे। तो ट्रांस फैट अगर होते तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को कॉज करते। समझ में आया? तो जब ट्रांस फैट नहीं है इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन ठीक है। समझ में आया? तो ऑयल जो यूज किया जा रहा है जिसमें ट्रांस फैट नहीं है, ये क्या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को कॉज नहीं करेगा। तो ऑप्शन 3 देखो ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी एंड सी डी ठीक हो गया। हमने ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर दिया। तो हमने केवल अपने लॉजिक से, अब देख रहे हैं हम आप सही आंसर पे नहीं पहुंचे, पर विद अवर लॉजिक व्हाट वी डिड, हमने अपनी प्रोबेबिलिटीज जो 25% थी उसको बढ़ा के हमने 33% कर दिया। ठीक है बात है ना?
तो हमें यही करना है, हर क्वेश्चन में कोशिश करना है कितना हम एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, चलिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आपने पहले भी सुना होगा कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को 100 क्वेश्चंस में से 100% जो सही क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को 45 से 50 आते हैं। ये मैं बेस्ट से बेस्ट की बात कर रहा हूं। उनको 50 से ऊपर क्वेश्चन में कंफर्म नहीं होता है कि 45 से भी ज्यादा मैं तो लूंगा। वो भी क्या करते हैं, एजुकेटेड गेसेस लगाते हैं बिटवीन 2 ऑप्शन, बिटवीन 3 ऑप्शन। वो 2 ऑप्शन में से एक चूज करते हैं, वो 3 ऑप्शन में से एक चूज करते हैं। इसीलिए एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड इज नॉट फॉर गेटिंग द राइट आंसर। सही आंसर पे पहुंचने का तरीका नहीं है एलिमिनेशन मेथड। द एलिमिनेशन मेथड इज टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स। समझ में आया? चलिए, आपने ऐसे सुना होगा पहले ही, बट मैं जस्ट रिटरेट कर रहा हूं इस बात को। चलिए थोड़ा सा ट्रांसफैट देख लेते हैं। तो जैसे लेस का चिप्स है, उसके पीछे अगर आप कभी खरीदिएगा तो आप देखिएगा लिखा होता है 0 ट्रांसफैट। जैसे अगर आप पीछे आप देखेंगे लिखा होगा 0 ट्रांसफैट। ठीक है, बट थोड़े सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो ये होते क्या हैं, चलो बहुत जल्दी से थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। बहुत लेमैन टर्म्स में समझते हैं कि हमारे जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सारे फैट्स में कुछ ना कुछ कार्बन का होता है कंपाउंड। ठीक है, लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ। तो ये क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। जब ये बहुत स्टेबल होते हैं तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जब जाते हैं ना, मान लीजिए हमने खा लिया कुछ, तो हमारे ब्लड के जो वॉल्स होते हैं उसे चिपक जाते हैं ये। ठीक है, इसे बोलते हैं घी कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में जम जाते हैं। जब वो जम जाते हैं तो जब ब्लड पास करता है तो वो दिक्कत करता है, और उससे क्या दिक्कत होती है, हार्ट की डिसीज की दिक्कत होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सुना होगा आपने। फिर क्या होता है, एक होते हैं डबल बॉन्ड, ये होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। ये क्या होते हैं, ये इतने नुकसान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल से होते हैं। इसको बोला अगर कंपेयर किया जाए तो ये होता है जैसे वॉल है, ब्रिक वॉल जैसे होते हैं ये सैचुरेटेड फैट्स। और ये अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, ये एक चेन की तरह होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसे चेन होती है ना स्टील की, जिससे हम अपने सामान बांधते हैं ट्रेन वगैरह में। तो ये अनसैचुरेटेड फैट इस तरीके से होते हैं, तो ये बड़े फ्लेक्सिबल से होते हैं। ठीक है, तो ये हमें खाने चाहिए और ये हमें नहीं खाने चाहिए। अब ये ट्रांस फैट क्या चीज़ होती है भाई, ट्रांस फैट में भी डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन उसको पार्शियल हाइड्रोजनेशन, मतलब कि थोड़ा सा हाइड्रोजन वगैरह जोड़ के उसको हम ट्रांस, कुछ होता है केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर, इतना भी समझने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में। तो उसको कोशिश करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये जो होता है ये ऑयल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको हम अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियली हमें उसको गर्म वरम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रांस फैट। ठीक है, लॉजिक समझ में आया थोड़ा सा? चलो इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जैसा मैंने बताया कि ये अक्सर एनिमल वगैरह से डेराइव होता है, जैसे घी मान लो, है ना, घी हो गया, बटर है जैसे देखो। ठीक है, होल फैट मिल्क, ये सब। ठीक है, हाई फैट चीज, ये तो हो गया सैचुरेटेड फैट। पर होता क्या है, इसका मतलब सैचुरेटेड फैट भी नुकसान करने चाहिए हमें? हाँ करते हैं, पर हमारी बॉडी में क्या होता है कि अडेप्ट हो जाती है इस चीज से, तो हम थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना खाओ, कोशिश करना चाहिए, इसको लिमिट करना चाहिए। तभी तो डॉक्टर देखो क्या कहता है, जैसे ही आप जाओगे डॉक्टर साहब बीमारी हो गई तो पहले कहता है घी कम करो, घी तेल मसाला कम करो, है ना। तो एक तो ये बात है, तो ये हो गए सैचुरेटेड फैट्स। अब दूसरा क्या है, ट्रांस फैट्स। तो ट्रांस फैट क्या है कि ये क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि आर्टिफिशियली करते हैं। ठीक है, व्हेन द वेजिटेबल ऑयल एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर, तब ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो हम जैसे पिज्ज़ा वीज़ा खाते हैं और रेडी टू यूज़ फ्रॉस्टिंग होती है, उसमें बहुत ट्रांस फैट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, चलो तो यही है कि ये हमारी जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये होमवर्क है आपका, आप पढ़िए कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल आ सकता है पेपर में, क्यों? अगर आपको याद हो इकोनॉमिक सर्वे में बोला था कि एक स्कीम थी, वो एक बैड, हमारे यहाँ जो बैड रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने बात की थी। चलिए वो अलग बात है, बट कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, तो क्या करता है ट्रांस फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो वी हैव टू लाइक एलिमिनेट द ट्रांस फैट। ट्रांस फैट बिल्कुल खत्म करो, अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत लो, जैसे ऑयलिव ऑयल है ये सब लो, और इन सबको लिमिट करो। बिल्कुल खत्म करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
हमारी बॉडी से अडेप्ट कर सकती है, पर ट्रांस फैट्स अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए, तो अगर हम इसके आंसर्स देखें तो ये ऑप्शन तो हमने देख लिया था कि भाई ये आंसर ये ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज दिस सिग्निफाई कि हमारे एनिमल फैट से नहीं बने हैं, दे आर नॉट मेड ऑफ द हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। अगर ट्रांस फैट नहीं है तो इन सब चीज़ों का मतलब हमारे खाने में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ट्रांस फैट होते हैं वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बने होते हैं, है ना, उसी का तो ऑक्सीडेशन करते हैं, ओ हाइड्रोजनेशन करते हैं। चलिए, समझ में आ गया। एक बार पीछे पलट के देख लेना वीडियो रिवाइज करके, तो समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या बॉन्ड वॉन्ड की बात है। इतना मोर देन इनफ है। एक्स्ट्रा होमवर्क अगर आपको करना हो तो आप जैसे मैंने बताया बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल पढ़ लेना, उससे हो जाएगा काम। चलो, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन ही यूपीएससी जब पूछता है तो वी ट्रस्ट कि यूपीएससी इज सो ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। क्यों ऐसा भाई? बहुत कॉमन सी बात है, नहीं? डॉक्टर कहता है कि फ्रेश सब्जी खाओ, हम पापा मम्मी भी कहते हैं फ्रेश सब्जी फ्रूट्स खाओ। क्यों खाओ? हमें क्वेश्चन करना चाहिए ना। तो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर की है, जो एक क्यूरियोसिटी, कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन, जो यूपीएससी, मैं तो कहता हूं कि अगर किसी के अंदर ये प्रॉपर्टीज आ गई अच्छे से तो यूपीएससी क्या, वो जिंदगी किसी भी बैटल को जीत सकता है। क्यूरियोसिटी आ गई तो आप अपने अंदर को बहुत डेवलप कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटी सी बात है कि भाई क्यों खाएं वेजिटेबल फ्रूट, क्यों ऐसा है भाई, क्या दिक्कत है? और देखो यूपीएससी ने पूछ लिया कि भाई क्यों खाएं वेजिटेबल, क्या होता है उसमें ऐसा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। चलो, तो होता क्या है, देखो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब पहली बात है कि फ्री रेडिकल्स क्यों बनते हैं, ठीक है। देखो इसमें दिया भी हुआ है कि हमारी बॉडी में अच्छा नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ, आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमने खाना ना खाया, वो पचा, और वो जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी से, उससे कुछ फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ठीक। चलो, उसके अलावा इन सब चीज़ों से भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, सिगरेट पीने से, अल्कोहल लेने से, टॉक्सिन, हाई ब्लड शुगर, इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को जनरेट होते हैं। जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो वो हो गया हमारे बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उससे होगा क्या, जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत हो जाएंगे, जब फ्री रेडिकल्स बहुत हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बहुत हो जाएगा तो हमारे डीएनए को इम्पैक्ट डालेगा, हमारी सेल्स को इम्पैक्ट डालेगा, और बहुत समस्या हो सकती है, कैंसर वगैरह वगैरह हो सकता है, एजिंग को भी इफेक्ट करता है। समझ में आया? तो ये हो गए फ्री रेडिकल से प्रॉब्लम। अब बात है फ्री रेडिकल को ब्रेक कैसे किया जाए, इस फ्री रेडिकल का एलिमिनेशन कैसे किया जाए। तो वन ऑफ द वेज ऑफ एलिमिनेटिंग दिस फ्री रेडिकल इज बाय हैविंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द थिंग्स। ऐसी चीजें खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हों, एंटीऑक्सीडेंट्स हों, और वो क्या किल करेंगी, वो क्या करेंगी, इस फ्री रेडिकल को एलिमिनेट करेंगी हमारी बॉडी से। और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं उसको, फ्रूट्स। जैसे आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत मिल जाएगा। जैसे मैंने आर्टिकल सर्च किया, ये देखिए एंटीऑक्सीडेंट रिच जो आपको खाने चाहिए, जैसे ब्लूबेरीज हैं, बहुत अलग अलग हैं, बड़े महंगे महंगे भी फ्रूट हैं, आपने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे हैं। बट नॉर्मल जो फ्रूट्स होते हैं, एप्पल वगैरह होता है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं, ये जो फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाती है, और हमारी बॉडी को फिर से हेल्दी कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये आंसर था हमारा। अब देखिए फटाक से देखिए क्या, कितना ईजी है। दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। कितना ईजी है। तो अगर आपने बस एक बार एंटीऑक्सीडेंट से कर लिया तो उससे फटाक से आपका हो गया काम। समझ में आया? चलिए, तो ये देखिए वही बात है ना, मैंने जैसे बोला क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए। एक रुडयार्ड किपलिंग का बहुत अच्छा कोट है, उसने बोला कि वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये ऑल दीज क्वेश्चंस, ये मेरे 6 सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, इनको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं, और इन बेस्ट फ्रेंड ने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प की है। ये रुडयार्ड किपलिंग का बहुत अच्छा कोट है। चलिए, अगला है कि फ्लूरोसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, मर्क्यूरी जो यूज करता है, इसमें मर्क्यूरी का प्रयोग क्या होता है। जैसे हमारे लाइट में ट्यूब लाइट नहीं होता है, हमारे घर में ट्यूब लाइट या कुछ लोग रॉड बोलते हैं, तो वो ट्यूब लाइट जो वाइट वाइट जलता है, तो उसमें मर्क्यूरी पड़ा होता है। पहली बात तो यही हमें पता होना चाहिए कि उसमें मर्क्यूरी पड़ा होता है। तो उसमें मर्क्यूरी पड़ा होता है, तो पूछ रहे हैं मर्क्यूरी का यूज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें मैकेनिज्म फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प का समझना जरूरी है। अच्छा देखिए, मैं समझा बार बार क्यों रहा हूं उसके पीछे का बैकग्राउंड हर चीज, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला थोड़ा सा लर्न करना जरूरी है,
ठीक है, क्योंकि कई बार हम साइंस एंड टेक में नहीं रिवाइज कर पाते क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा हमारा पॉलिटी और इन सब का इतना ज़्यादा हो जाता है। और साइंस एंड टेक में पढ़ना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बहुत डिफ्यूज्ड है। ये सब कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, ये तो कॉमन सेंस है ना, इसके लिए कोई बुक है क्या, नहीं। तो इसके लिए भी थोड़ा सा कॉमन ऑब्जर्वेशन, थोड़ा करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, तो लेकिन ये बात है, अगर आपने एक इसको ढंग से पढ़ा, जैसे हेपेटाइटिस का क्वेश्चन देखा, तो उसके बाद के कई क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो हमें एडवांटेज मिलता है बाकी एस्पिरेंट से। इसलिए हमें इन क्वेश्चंस को डिटेल में करना चाहिए। चलिए, तो अब बात आती है इनसाइड द फ्लोरेसेंट लैम्प, किसके अंदर होता क्या है। तो कुछ तो पिन होती हैं, ठीक। अब ये देखिए, ये मर्क्यूरी पड़ी हुई है। कुछ और चीज़ देख लेते हैं। कुछ एक होता है इलेक्ट्रोड, ये टंगस्टन का बना होता है। ये ग्लास ट्यूब है ना, जो बाहर की ट्यूब होती है, उसके अंदर फॉस्फर की कोटिंग होती है, PHOR, फॉस्फर। अभी देखेंगे फॉस्फर करता क्या है, ठीक है। एक इनर्ट गैस होती है जो आर्गन है, होती है अक्सर। एक ग्लास ट्यूब है, तो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब क्या करा हमने, इसको बिजली से कनेक्ट किया, तो अब क्या हुआ, ये टंगस्टन का ये कॉइल है, ये जलने लगा। देख रहे हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपने पढ़ा होगा। टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, और ये लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है, जब लाइट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं इसके आसपास, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स पैदा शुरू हुए और ये इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के अंदर मूव करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसको दो कनेक्शन दे रखे हैं इधर उधर के, पॉजिटिव नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हुआ तो गर्मी पैदा होना शुरू हुई। जब बहुत गर्मी पैदा हुई तो इनर्ट गैस और अंदर जो मर्क्यूरी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों मिलके ग्लो करने लगेंगे। तो मर्क्यूरी का क्या काम है, अल्ट्रा वायलेट रेस को इमिट करना। ये मर्क्यूरी देखिए अल्ट्रा वायलेट रेस को लिमिट कर रहा है, ठीक। अभी अल्ट्रा वायलेट रेस गई, अब ये किस पे इंपैक्ट डाल रही है, देखिए फॉस्फर जो अंदर लगा हुआ है ग्लास के, ये फॉस्फर पे गई और फॉस्फर ने इसको कन्वर्ट कर दिया विजिबल लाइट में। समझ में आया, मतलब कि मर्क्यूरी जब बहुत गर्म हुई तब इसने इस पर फॉस्फर दिया और इस फॉस्फर ने इस अल्ट्रा वायलेट रेस को विजिबल लाइट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तभी बोला, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इंक्लूड किया गया, CFLs वगैरह को। क्यों, उसके अंदर मर्क्यूरी होता था, इसीलिए CFL से बेहतर LED है, क्योंकि उसमें मर्क्यूरी नहीं होता। चलिए ठीक है, वो कहानी अलग की है कभी की। तो इसका आप देखो, इसको फटाक से अब आंसर देख लेते हैं। तो देखो, चलो अब एक एक ऑप्शन भी देखते हैं। पहला, मर्क्यूरी कोटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द लैम्प्स मेक्स द लाइट ब्राइट वाइट। नहीं, ये तो फॉस्फर है भाई, ये तो गलत है। दूसरा, व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन द मर्क्यूरी इन द लैम्प कॉजेज द एमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये ठीक है। तीसरा, व्हेन लैम्प इज स्विच्ड ऑन इट इज द मर्क्यूरी विच कन्वर्ट द अल्ट्रावायलेट लाइट इनटू द विजिबल लाइट। नो, ये भी फॉस्फर है। तो नन ऑफ दम, ये तो गलत है ही नहीं इसमें, तो हमें आंसर तो मिल गया, आंसर है इसका बी। चलिए, समझ में आया। तो थोड़ा सा बेसिक का हमने अंडरस्टैंडिंग भी देख लिया, इतना ज़रूरी है, बस इतना कर लिया तो मोर देन इनफ है। अगला है कि फिंगर प्रिंटिंग स्कैनिंग जो होती है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, उसमें क्या क्या यूज हो सकता है। आइरिस स्कैनिंग, रेटिना स्कैनिंग, वॉइस रिकॉग्निशन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑल ऑफ द अबव ही ठीक होता है। क्यों यार, देखो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि मतलब कोई ऐसी यूनिक चीज़ जो हमें अलग करती है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स। यार तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, जैसे आइरिस और रेटिना भी है, वो भी अलग करती हैं हमें, तो ये हो जाता है। हमारी वॉइस होती है, बहुत लोगों की वॉइस होती है, वो भी रिकॉग्निशन होती है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कई बार, है ना, मूवीज़ में डेफिनेटली देखा होगा, इतनी मूवीज़ में नहीं देखा है जिसमें आई आती है, वो बड़े बड़े जो बहुत हाई फाई मूवीज़ होती हैं उसमें कोई बहुत बड़ा कोडिंग कर रहे होते हैं तो आइस का यूज़ करते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन होती है, एक बहुत अच्छी मूवी थी 16 सितंबर या 16 दिसंबर करके, दुल्हन के समथिंग वक्त आ गया, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, बट उसमें वॉइस रिकॉग्निशन का यूज़ था, तो वो भी यूज़ होता है। तो अच्छा, ये आया क्यों था 2014 में, देखो आधार का कंटेक्स्ट बना हुआ था, है ना, आधार के कंटेक्स्ट में बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की बात चल रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हमें एक हिंट देता है, हमें इससे तैयारी करनी चाहिए, हमें कम से कम थोड़ा आई के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आइरिस और रेटिना में क्या फ़र्क है ना। छोटी सी बात है देखिए ये, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, बहुत छोटी सी बात है। और यूपीएससी ये भी बोलेगा कि भैया हमने आपको वो भी दिया था, हिंट भी दिया हुआ था, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं आइरिस और रेटिना में फ़र्क क्या होता है, इसलिए मैंने डाल भी दिया। तो आइरिस क्या है, देखो देखो पहली बात तो कोरोना क्या है, कोरोना देखो बाहर आउटिंग है जो, ये कोरोना है, ठीक। रेटिना क्या है, जो पर्दा होता है, ये होता है रेटिना, और ये जो ये चीज़ होती है गोल गोल, ये चीज़ हो गई आइरिस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कहानी, कोरोना बाहर की आउटिंग हो गई। अभी कोरोना पे भी आएंगे हम कि कॉर्निया, सॉरी नॉट कोरोना, कोरोना ही दिमाग में चल रहा है, तो कॉर्निया, ठीक है।
अच्छा, आई का स्ट्रक्चर प्लीज़ डिटेल में कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो फिर वो नहीं होना चाहिए कि अच्छा क्यों आ गया, नहीं। आई का स्ट्रक्चर आपका मान लीजिए होमवर्क है। अगर कोई बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो, मैं तो उससे बोलूँगा प्लीज़ जो मैंने होमवर्क दिए उनको लिस्ट डाउन कर देना पूरी वीडियो देखने के बाद। आप जो लिस्ट बना रहे हो वीडियो के, वो फोटो भी डाल सकते हो, फोटो तो कमेंट में पता नहीं आती है कि नहीं आती है, बट हाँ लिस्ट डाल के यू कैन मेंशन ऑल द होमवर्क दैट आई हैव गिवन। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, बिकॉज अगर हमें पता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमें करनी है, अगर हमने वो एक्स्ट्रा चीज़ें कर ली हैं अपार्ट फ्रॉम आवर बिजी स्केड्यूल, जो हमारा है बिजी स्केड्यूल, करंट अफेयर भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, तो वो हेल्प कर जाएगा। चलो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या और होता है बायोमेट्रिक स्कैनिंग में, किन किन चीज़ों को और हम बायोमेट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो डीएनए कर सकते हैं, ये तो पता है सबको। ईयर देखिए, सॉरी इधर, तो ईयर भी कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा कान है, कि हमारा शेप ऑफ द ईयर हमें बताता है कि इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। रेटिना है, फिंगरप्रिंट है, फेस है, आइरिस है, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। तो फिंगर ज्योमेट्री रिकॉग्निशन है, आपका जो वेन है, आपके जो हाथ की लकीरें होती हैं, ठीक है, वो भी है। आपका ओडोर भी है, महक। तो ऐसे बहुत कुछ है। टाइपिंग रिकॉग्निशन, आप टाइपिंग कैसे कर रहे हो, वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस स्पीकर एंड सिग्नेचर रिकॉग्निशन। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विद विच वी कैन डू दैट। चलो, तो इसका आंसर 1 2 3 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी से, ये देखने में तो टफ क्वेश्चन लग रहा है, पर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कभी ऐसे आते हैं ना, तो ये ऑल ऑफ द अबव में ठीक होता है। चलो अगला है उसी से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड, लेजिक ऑपरेशन। सो लेजिक ऑपरेशन अभी मेरे रिलेटिव का हुआ था रिसेंटली। तो लेजिक ऑपरेशन आपने सुना होगा कि आंख का ऑपरेशन होता है जिसमें चश्मा हट जाता है ना। हमारे जैसे कई लोग कराते हैं, जैसे मेरे दोस्त ने भी कराया था 3 4 साल पहले, तो उसका पहले चश्मा पहनता था, वो चश्मा नहीं पहनता है ना। तो अभी पॉपुलर हो गया, जैसे लिखा है विजन करेक्शन के लिए। तो इसे पूछ रहे हैं करते क्या हैं भाई उसमें, ठीक है। चलो, तो हमने जैसे अगर कॉमन सेंसेस देखा जाए तो देखो सी ऑप्शन तो ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट पहली बात तो पूछा है, तो हमें एलिमिनेट करना है। दिस रिड्यूसेस द पीपल्स डिपेंडेंस, पर्सनस डिपेंडेंस ऑन द ग्लास ऑन द कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये ऑप्शन ठीक है, अरे बिल्कुल ठीक है, तभी तो करा रहे हैं ऑपरेशन। तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं होगा। एक ये देखो फोर्थ ऑप्शन, इट इज अ प्रोसीजर दैट कैन बी डन ऑन द पर्सन ऑफ एनी एज। क्या ये हो सकता है? आप खुद सोचो, एनी एज में हो सकता है? नहीं, इसको एक्सट्रीम पे हमेशा ले जाया करो। क्या 70 साल के 80 साल के बुढ़ों के हो जाएगा? आंसर है नहीं, नहीं होगा उनके, ठीक है। और बहुत बच्चों के क्या कर सकते हो? नहीं। तो ऑप्शन ये आपका रॉन्ग है ऑब्वियसली, एंड रॉन्ग है तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया सीधे सीधे। हावेवर हमें पता होना चाहिए। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन का आंसर तो निकल आया फट से, बहुत कॉमन सेंस से ही निकल आया। कुछ पता भी ना हो, लेजिक सुना भी ना हो, तब भी आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। देखो वही मैंने बोला ना, कॉमन सेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अच्छी बात है, आपको पता है एग्जैक्टली, आपको टेक्निकल डिफरेंस पता है, बट कॉमन सेंस है उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसमें, जल्दी से पढ़ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ द को सही करता है, आंसर है हाँ। तो जैसे जो हमारी दिक्कत होती है, आपका होमवर्क भी है अगला, कि मायोपिया, हाइपर माइप्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये सब क्या होता है पढ़ लेना। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, या किसी भी साइंस की बुक से उठा के पढ़ लेना, ठीक है। तो एक तो ये करेक्ट करने के लिए, मतलब हमारे आंखों की जो रिफ्रैक्टिव एरर होती है उसको ठीक करने के लिए है, ठीक। दूसरा ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी, वही जैसे बता रहा था, और वही एलिमिनेट द आई ग्लास, हमें सब पहनने की ज़रूरत नहीं है, और करीब करीब 18 साल तो होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, देखो जैसे कोरोना मैंने बताया था ना, ये देखो कोरोना की कोटिंग है, इस कोरोना की कोटिंग को हटाया, पहले इसी को हटाओगे ना तब आंख के अंदर जाओगे, फिर कुछ कुछ किया, फिर कोरोना की कोटिंग को बंद किया। तो हमारा कोरोना जो होता है, ये देखो, तो इट इज द प्रोसीजर दैट परमानेंटली चेंजेस द शेप ऑफ द कोरोना, आंसर कॉर्निया, सॉरी नॉट कोरोना, आई एम रियली सॉरी, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के शेप को ये इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर डी। चलो अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन एक और है ब्लड रिलेशन पे, कि भाई अगर इसमें ये था कि एक कपल है, कपल मान लीजिए, एक कपल मतलब दो लोग हैं, एक का ए बी पॉजिटिव है और किसी का निगेटिव है, दूसरे मतलब मान लीजिए हस्बैंड ये है, वाइफ ये है, या फिर वाइसा वर्सा, स्पेसिफिक नहीं दिया है। तो उनके एक बच्चा उन्होंने अडॉप्ट किया, दे हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड, ठीक। उसके बाद कुछ सालों बाद उनका खुद का बेटा हुआ, उनके बच्चे हुए, ठीक है। अब नाउ दे हैव आफ्टर सम ईयर्स दे हैव अ ट्विन बॉयज़। तो ट्विन बॉयज़ का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, ठीक। तो ये पूछ रहे हैं अब, सॉरी ये नहीं है, अब उनके तीनों बच्चों का उन्होंने दिया कि ये है, वो एक का ओ पॉजिटिव है, एक का ए पॉजिटिव है, एक का बी पॉजिटिव है।
तो आपको पहचानना है कि एडॉप्ट जो किया गया बच्चा उसका क्या ब्लड ग्रुप है। ठीक है, बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशन बनते कैसे हैं। ठीक, अब जैसे ये है, अब जैसे ये कंडीशन है कि मदर का मान लो, जैसे हमने डिस्कस किया था, फादर का ए बी है और मदर का ओ है। ठीक है, तो उनके जो ट्विन होंगे, उनके बच्चे जो उनसे बच्चे होंगे, उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ए और बी केवल। तो ए और बी, तो अगर ट्विन बच्चों का ए और बी हो गया तो ओ पॉजिटिव किसका हुआ, एडॉप्टेड बच्चे का। वो बहुत ईजी है। ठीक है, आप ये आर एच फैक्टर भी देख सकते हो। अच्छा, होमवर्क एक लिख लेना, आर एच फैक्टर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो ए बी पॉजिटिव, ए और बी अगर है तो एडॉप्टेड सन का क्या हुआ, ओ पॉजिटिव। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको चार्ट का थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव हो गया बच्चे का। थोड़ा आर एच फैक्टर देख लेना, क्योंकि यूपीएससी ने देखो ओ पॉजिटिव पॉजिटिव देख के जस्ट कंफ्यूज किया है और कुछ नहीं है। अगर आपको पहला वाला चार्ट आओ तो तब भी आपका आंसर आ जाता। बट कई बार क्या होता है, हम पॉजिटिव देख के डर जाते हैं, अच्छा यार पॉजिटिव आ गया, हमने आर एच फैक्टर तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। तो इसको प्लीज होमवर्क देख लेना, आर एच फैक्टर क्या होता है, ब्लड का बहुत छोटा चैप्टर है, 5 मिनट में आप समझ जाओगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चंस कैन बी ए विंडो। जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपकी टेस्ट सीरीज होती है या आपके क्वेश्चंस होते हैं, दे आर प्रोवाइड यू अ विंडो टू द होल वर्ल्ड, है ना। अब इस वर्ल्ड को पढ़ने का टाइम नहीं है, बट ये विंडो एक छोटी सी है, इस विंडो को पढ़ लिया, छोटी छोटी विंडोज में पढ़ लिया चीज़ों को, और यही विंडो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगला है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हम निपटाएंगे कि कौन से मिनरल की जरूरत है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल के लिए। ठीक है, रटना है इसको, तीनों एलिमेंट की जरूरत है। क्यों जरूरत है पढ़ लीजिएगा प्लीज, मैंने इसमें दे दिया है कि कैल्शियम की जरूरत है एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, सोडियम की जरूरत है पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बहुत बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है। और आयरन की भी जरूरत हमें है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसको पढ़ लेना, जैसे मैंने बताया था, तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन जो बहुत फैक्चुअल हैं, रटने हैं, तो प्लीज रट लेना। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ऑप्शन ए बी सी तीनों आंसर ठीक है। कैल्शियम आयरन सोडियम तीनों की हमें आवश्यकता है फॉर अगर हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल होता है। चलो अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। सो क्या पूछा जा रहा है कि अब इसके बारे में क्या ठीक है। अब देखो, अगर आपको बस इतना पता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, बस कहानी खत्म। और होता बड़ा कॉमन सा चीज़ है ना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा बचपन में, 6-7 क्लास में पढ़ते थे कि जैसे आपने देखा होगा किसी प्लांट को अपने घर में भी आपके पेरेंट्स भी करते होंगे। ठीक है, जैसे एक पत्तियाँ उठाई या प्लांट उठाया, उसका भाग तोड़ा और उसको गड़ो दिया गमले में, तो फिर वो बन गया, अपना प्लांट नया बन गया, है ना। इसको हल्का सा काटा, इसमें डाल दिया, बढ़िया फूल बन गया। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यूजिंग द प्लांट्स कटिंग टू रिप्रोड्यूस द प्लांट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट। अभी जो प्लांट है उससे नए नए प्लांट को कैसे प्रोड्यूस करना है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बस कहानी खत्म, पता है तो बस हो गया। चलो पहली बात, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस द क्लोनल पॉपुलेशन। क्लोनल मतलब उसके जैसे क्लोन, है ना, वो क्लोन होते हैं ना एक जैसे। तो क्या उसके लिए यूज होता है, आंसर सही है भाई 1, तो ऑप्शन ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हुआ। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ द वायरस, क्या ये ठीक है, आंसर अरे नहीं भाई, कैसे सही हो सकता है, तो ऑप्शन 2 रॉन्ग है। क्यों, अरे भाई वो प्लांट से ही तो दूसरा प्लांट बन रहा है, कुछ उसमें तुमने ना जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया, ना वायरस हटाया, ना दवाई डाली, कुछ तो किया नहीं, तो जाएगा वायरस, नहीं जाएगा। तो ऑप्शन 2 तो रॉन्ग हो गया। तो 2 रॉन्ग हुआ तो ये और ये हट गया, सॉरी ये और 2 रॉन्ग है ना, तो ये हट गया और ये हट गया, बचा क्या, ए एंड सी। तो हमें थर्ड वाला देखना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर। क्या दिक्कत है, करो मोस्ट ऑफ द ईयर में, कोई ऐसा लिमिटेशन है क्या, मुझे तो नहीं लगता, कोई लिमिटेशन भी नहीं है, बहुत कॉमन सेंस, ये तो कोई भी कर सकता है किसी भी सीजन में, उसमें नहीं होगा तो किसी और प्लांट में होगा, हजारों तरीके के प्लांट हैं, किसी में भी हो सकता है, तो मोस्ट ऑफ द ईयर तो कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया 1 और 3। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं, फोटोवोल्टाइक्स। तो दो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, फोटोवोल्टाइक्स और सोलर थर्मल। ठीक है, फ्रॉम नाम से ही देखो समझ में आ रहा है। फोटोवोल्टाइक जिसके लिए आइंस्टीन को क्या मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। तो क्वेश्चन क्या है, फोटोवोल्टाइक्स द टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन कर रहा है ना, तो फोटोवोल्टाइक्स। ठीक है, तो ये आंसर तो ठीक है क्योंकि ये यही तकनीकी है। जबकि स्मार्ट थर्मल क्या टेक्नोलॉजी है, नाम से देखो क्या लग रहा है, सोलर थर्मल।
कि सन रेज से हम क्या कर रहे हैं, हीट पैदा कर रहे हैं, और इस हीट का प्रयोग हम इलेक्ट्रिक जनरेशन में करेंगे। तो ऑप्शन ए तो ठीक है, मतलब ये ऑप्शन ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या चीज़ है कहानी। तो अगला क्या है, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ये 1 हो सकता है या 2 and 3 हो सकता है। देन फोटोवोल्टाइक जनरेट द एसी करंट वाइल सोलर थर्मल डीसी करंट, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। क्या फोटोवोल्टाइक एसी करंट जनरेट करता है? नहीं। अरे एसी बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है भाई, उसके लिए पता नहीं क्या जनरेटर और ये सब लगाना पड़ता है। फोटोवोल्टाइक तो सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, सूरज की लाइट आई, उस पर पड़ी, उसने इलेक्ट्रॉन जनरेट किए, उन इलेक्ट्रॉन को हमने टैप किया और हमने डीसी करंट बना दी। तो वो तो गलत है, ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 2 गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। अब हमें देखना ऑप्शन 3, अगर ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है तो डी हो जाएगा, वरना ऑप्शन ए रहेगा। देन इंडिया हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक्स। क्यों नहीं भाई, मैन्युफैक्चरिंग बेस तो है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो ऑप्शन इसका हो गया, ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन ए इज ओनली राइट। ठीक है, इनफैक्ट आप बिना थर्ड के जाने भी फर्स्ट सही कर सकते थे, मैंने गलत बता दिया, क्योंकि ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो गया ना, तो 1 तो ओनली तो ठीक ही हो गया, नन तो है ही नहीं ना, 1 तो ऑप्शन ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, ये कंटेक्स्ट क्या था, 2014 में WTO में यूएस और इंडिया की एक फाइट चल रही थी। इंडिया का था जवाहर सोलर मिशन। तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने सोलर पैनल को जो प्रोक्योरमेंट था, गवर्नमेंट ने बोला हम अपने लोकल से प्रोक्योर कर लेंगे। यूएस ने कहा ऐसे कैसे कर लोगे, आप WTO के मेंबर हो, आपको सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए, ये वो। दोनों की फाइट हुई, बड़े साल तक फाइट चली, फिर इंडिया फाइट वो हार गया। फिर इंडिया ने काउंटर क्लेम किया यूएस पे, यूएस अपने स्टेट में कर रहा था कुछ कुछ, फिर इंडिया उसका डिस्प्यूट जीता है 2019 में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आया। तो पहले यूएस ने इंडिया पे फाइट किया, फिर इंडिया ने यूएस को फाइट किया। चलो जल्दी से देखते हैं फोटोवोल्टाइक तो ये क्या कन्वर्ट करता है डीसी में, फिर हम इन्वर्टर लगाते हैं, फिर हम इसको एसी में कन्वर्ट करते हैं, समझ में आया। तो बस इतना ध्यान रखना, डीसी में ये एनर्जी देता है। ठीक है, तो आंसर 1 ठीक हो गया। तो ये बता रहा था कि कंटेक्स्ट का क्या है, इंडिया यूएस WTO का जो प्रॉब्लम चल रहा था। चलो अगला फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल पहले हम समझेंगे फ्यूल सेल क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। फ्यूल सेल जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एसी। यार देखो, एसी बड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला है, सेल वेल कहाँ एसी जनरेट करेंगे यार। सेल क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल रिमोट में भी सेल पड़ता है वो भी बेचारा डीसी जनरेट करता है, एसी नहीं जनरेट करता है। तो ये ऑप्शन 3 तो पहले रॉन्ग हो गया। जब ऑप्शन 3 रॉन्ग हो गया तो आप देखो इधर फटाफट उठ के ऑप्शन 1 ठीक हो गया, बस खत्म। अब दूसरा लॉजिक लगाओ, फ्यूल सेल कैन बी यूज टू पावर बिल्डिंग्स बट नॉट फॉर द स्मॉल डिवाइस लैपटॉप कंप्यूटर्स। काहे नहीं, छोटा सा चीज़ है, कर लो भाई, लैपटॉप चार्ज करने में ऐसा क्या जा रहा है। ठीक है, और डीसी है, जब आपको पता है डीसी है तो डीसी क्या है, लैपटॉप चार्जर भी है। हमारे लैपटॉप का जो चार्जर होता है वो क्या होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए तो अंदर होता है वो चार्जर। ठीक है, तो बस ये हो गया, खत्म हो गई कहानी। तो ये आंसर हो गया आपका ये भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर आपका 1 जा रहा है। तो अब क्या है, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द फ्यूल सेल इमिट्स हीट एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। ये आंसर ठीक है। ठीक है, तो यही बेसिकली फ्यूल सेल का काम ही है। चलो फ्यूल सेल देख लेते हैं फट से। तो फ्यूल सेल क्या है, तो फ्यूल सेल देखो इसमें क्या है, इनपुट आया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का और वाटर बन गया। इतने आराम से बन गया नहीं, पूरा स्ट्रक्चर होता है। चलो क्या क्या होता है स्ट्रक्चर में, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला कैटलिस्ट और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में केवल हाइड्रोजन आयन घुस सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। ठीक, कैटलिस्ट का काम क्या है, H2 को इसमें कन्वर्ट करना, H+2H+ में, और सॉरी N इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना, ये है आपका कैटलिस्ट का काम। ठीक, समझ में आया। तो कैटलिस्ट क्या कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन और H+ में, फिर H+ इसके थ्रू होते हुए इसमें घुस जाएगा। चलो देखते हैं कैसे घुसेगा। चलो ये देखो, ये गया आपका H+ इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन से H+ इसमें चला गया। अब ये भाई साहब क्या होगा, अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन पे हम एक तार लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू फ्लो करता है तो क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। बस हो गई। तो छोटा सा सर्किट यहाँ बन गया, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी रिएक्शन, यहाँ पे हो जाएगा आपकी एनर्जी निकल जाएगी और वाटर निकल जाएगा क्या, बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो ये हो गया आपका फ्यूल सेल। अच्छा, फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी करंट अफेयर में है, आप देखेंगे अगर करंट अफेयर में मिलेगा आपको, क्योंकि इंडिया ने अपना इंडिजिनस फ्यूल सेल एक बनाया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम हाइड्रोजन को एनर्जी के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्यूल सेल। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देखो, एक बार रिट्रेट कर लेते, समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द कैटलिस्ट व्हेन इट रीचेस द एनोड।
तो एनोड में जब पहुंचा तो हाइड्रोजन ने कैटलिस्ट से रिएक्ट किया, कैटलिस्ट ने क्या किया, उसको H+ और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया। दिस मेक्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू गो थ्रू इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड के थ्रू पॉजिटिवली चार्ज गया, वही हम समझा चुका हूं, जल्दी से बस रीड कर रहा हूं ताकि कोई चीज छूटे ना। और क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट किया ये वाला, देखो इलेक्ट्रॉन ने, फिर पार्टिकल सब एक जगह मिल गए और पूरी रिएक्शन हो गई। तो ये हो गया आपका फ्यूल सेल। चलो जल्दी से इसका आंसर क्या है, इसका मैंने इतनी मेहनत क्यों की बताता हूं, क्योंकि एक और क्वेश्चन आया है यूपीएससी में इस पर। इफ द प्योर हाइड्रोजन यूज एट द फ्यूल सेल, ये वाटर और इसको इमिट करता है। चलो अब अगला क्या है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल। 2015 में यूपीएससी ने पूछा है माइक्रोबियल फ्यूल सेल, ठीक है। चलो तो इसमें देखो 2-3 बातें हैं कि अब माइक्रोब है तो यार खुद सोचो, दिमाग लगाओ, आपको फ्यूल सेल के बारे में पता है। अगर माइक्रोबियल फ्यूल सेल है तो वो माइक्रोब्स कहां हो सकते हैं, माइक्रोब्स कहां होंगे, कैटालिस्ट के रूप में होंगे। थोड़ा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। हाँ, कि आपको फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है, आपने बेसिक पढ़ा है, अब उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो माइक्रोब में कैटालिस्ट होंगे तभी होगा। फिर कैटालिस्ट के थ्रू हम करना क्या चाहते हैं, हम किसी मटेरियल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हम कन्वर्ट करेंगे मान लो इनऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक। वो इनऑर्गेनिक मैटर को ये कैटालिस्ट तोड़ेगा, ये कैटालिस्ट माइक्रोब्स तोड़ेंगे और फिर वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। और इसका यूज कहां कर सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तो बहुत लॉजिकली सही कर सकते हो, ऑप्शन 2 में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल ही क्यों है, मतलब ऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं है, बट इनऑर्गेनिक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोसेस करना ज्यादा टफ है और इसी के लिए हमें माइक्रोबियल फ्यूल सेल की जरूरत पड़ी होगी। ऑर्गेनिक को करने के लिए तो बहुत चीज है, ऑर्गेनिक तो खुद हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो यही देखो माइक्रोबियल फ्यूल सेल है, क्या है, ये आपका माइक्रोब्स हैं, ऑर्गेनिक है, जो कैटालिस्ट कितना काम कर रहे हैं, फिर OH पहुंचे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, फिर रिएक्शन हो गया और कहानी खत्म। ये वेस्ट वाटर के थ्रू ये कहानी, इसने वेस्ट वाटर को पूरा इसमें सिंपल उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक। चलो तो ये हो गया आपका आंसर 1 2 3, समझ में आया। चलिए इसे लर्न करने की प्लीज अपॉर्चुनिटी देखिएगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। चलिए जी आखिरी क्वेश्चन आया है, बड़ा लंबा सेशन हो गया आज का। तो इंडियन पेटेंट्स एक्ट, ये है 2019 का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका कंटेक्स्ट ये था कि मॉन्सेंटो की अपील थी जो हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी, उस हाई कोर्ट की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा ट्विक किया है, ठीक है। और इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है, ठीक है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर का मामला है और बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। तीसरा, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ठीक। अब चलिए, अब देखो इसमें याद क्या करना है, थोड़ी चीजें देखो, क्योंकि ये करंट अफेयर में था तो उम्मीद की जाती है। पहले इजी चीज पकड़ लेते हैं। पहला, क्या हमारे इंटेलेक्चुअल एपेलेट बोर्ड है, तो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ये है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो पहले ही रॉन्ग हो गया, तो 1 3 और 3 बचा, ठीक है। तो एपेलेट बोर्ड है हमारे यहाँ, ये 19 ये आपका देखिए आपके बहुत सारे एक्ट को ये करता है, जैसे अभी पढ़ेंगे भी। तो अभी ये सिचुएटेड कहाँ पे, ये नहीं पढ़ना, चेन्नई वगैरह में है, इसकी ब्रांचेस कोलकाता, अहमदाबाद, इन सब जगह हैं। ये बहुत सारे एक्ट पे देखता है, एपेलेट करता है, जैसे ट्रेड एंड जोग्राफिकल इंडिकेटर, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड प्लांट्स वैरायटी एक्ट को, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन है और किसके अंदर है, याद रखिएगा DIPP के अंदर है, ठीक है। DIPP विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे है डिपार्टमेंट, ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ये डिपार्टमेंट देखता है। अब देखो कहानी क्या है। अब ये वंदना शिवा आपने पता होगा, बहुत बड़ी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, है ना, इको फेमिनिस्ट बोलते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि विमेन के इशू पे ही बोलती हैं और ये इन्वायरमेंट के इशू पे बहुत बोलती हैं। तो बेसिकली इंडिया में क्या है, सेक्शन 3J ऑफ इंडिया पेटेंट एक्ट इज सेंट्रल टू नेशन सोवरेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। अब हमारे का 3J बोलता क्या है आर्टिकल, ये समझना जरूरी है। आर्टिकल 3J हमारा पेटेंट एक्ट का बोलता है कि प्लांट वैरायटी, इट एक्सक्लूड्स प्लांट वैरायटी, ये सीड को, वैरायटी को और उनको बनाने वाली प्रोसेस को, मतलब कि सीड वगैरह वगैरह और उनको बनाया कैसे जाता है, उस चीज को हम पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है। इन सब चीजों को दे कैन नॉट बी पेटेंटेड इन इंडिया, समझ में आया। तो एक तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो ऑप्शन 1 और 2 था, ऑप्शन 1 और 2 देखिए, पहली बात
according to Patents Act, a biological process to create seed can be patented in India? Answer is no, it cannot be patented in India. Plant varieties are not eligible to be patented in India? Answer is right, yes, they are not eligible to be patented in India. ठीक है, तो आंसर आपका क्या ठीक हुआ? ये भी गलत है, तो आंसर आपका सी हुआ, ओनली ऑप्शन 3 इज राइट। और ऑप्शन 3 इज राइट। अब देखिए, अच्छा इसमें क्या था, क्लेम क्या था, जल्दी से स्टोरी बता देता हूं कि मॉन्सेंटो ने बीटी कॉटन को इंडिया में बनाया था, बीटी कॉटन उपलब्ध कराया। अब वो चाह रहे थे कि इसका पेटेंट मिले उनको। इनफैक्ट वो फार्मर से रॉयल्टी लिए जा रहे थे मॉन्सेंटो वाले, तो किसी ने इनके खिलाफ केस कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप मॉन्सेंटो गलत कर रहे हो। मॉन्सेंटो गया सुप्रीम कोर्ट में और मॉन्सेंटो ने कहा कि हमें सेक्शन 3J से बहुत दिक्कत है, आर्टिकल 3J से, और वो आर्टिकल 3J को हटवाना चाहते थे। कौन? मॉन्सेंटो वाले। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह अभी दिक्कत है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो पेटेंट के इशू पे डवेल भी नहीं किया। कंट्रोवर्सी कहाँ क्रिएट हुई कि मॉन्सेंटो ने इन्फ्लुएंस किया हो या जो भी हो, मीडिया की बहुत रिपोर्ट आई, मीडिया ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कर दिया। हाई कोर्ट प्रो फार्मर डिसीजन दिया था, मीडिया रिपोर्ट्स ने बोला कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया, मतलब कि मीडिया मैनिपुलेशन था। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को कम समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसकी फिर से तहकीकात की जानी चाहिए, इस पर फिर से हमें देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि मॉन्सेंटो को अधिकार दे दो। ठीक, अच्छा वंदना शिवा और लिखती हैं, ये अच्छी बात है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, या फिर कह लीजिए कि सीड्स को हमने पेटेंट क्यों नहीं किया भारत में। ठीक है, अगर हम सीड को पेटेंट कर देते तो फार्मर उसको सेव करना और एक्सचेंज करने में उनको दिक्कत होती। ठीक है, उनको सीड को पेटेंट को सीड को सेव करने और एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कत होती। और अगर हमने सीड को पेटेंट कर दिया तो सीड को क्या माना गया है हमारे यहाँ, अर्थ को माता और सीड को माना गया है, तो मॉन्सेंटो वुड बिकम द इनोवेटर ऑफ लाइफ। थोड़ा फिलोसॉफिकल में उन्होंने बातें कही हैं, और इट वुड नॉट बी एन एथिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल मिस्टेक। ये हमारे लिए एथिकल नहीं होता, जहां मैंने एग्रीकल्चर को इतना हाई क्रेज दिया है हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में कह लीजिए, या हमने किसान को इतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिया है, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। ठीक, थस आर्टिकल 3J ऑफ इंडिया पेटेंट एक्ट प्रिवेंट्स मॉन्सेंटो फ्रॉम हैविंग अ पेटेंट ऑन द बीटी कॉटन सीड। जस्ट ये याद रखना है। और ये जैसा मैंने बताया कि मीडिया मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स, contrary to the media manipulated reports, many of the reports in the media were manipulated that मॉन्सेंटो को अधिकार मिल गया है। अच्छा देखो, मीडिया को मैनिपुलेट क्यों किया होगा मॉन्सेंटो ने? ताकि उनको रॉयल्टी का अधिकार मिलता रहे, है ना। तो यहां पे बस मॉन्सेंटो खेल गए। लेकिन मेनी ऑफ द एक्टिविस्ट, अभी डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल है, उन्होंने भी बोला कि नहीं, दिस इज नॉट द एग्जैक्टली व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। ठीक है, चलो, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना, वो मेंस की बात है, मेंस में देखते रहेंगे। बट अभी के लिए ऑप्शन 1 देखो ठीक नहीं था, ऑप्शन 3 सही था, और ऑप्शन 2 तो हमने देख लिया, इंटेलेक्चुअल वो बोर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा ठीक हो। अच्छा क्वेश्चन था यूपीएससी का, तो याद रखिएगा कि सेक्शन 3J क्वेश्चन इटसेल्फ इस पे भी आ सकता है। ठीक है, इंडियन पेटेंट एक्ट, बिकॉज देखो पेटेंट और आईपीआर के क्वेश्चन काफी क्रिटिकल हैं, क्योंकि ज्यादा इस पे जानकारी और ज्यादा इस पे पढ़ाई करते नहीं है। पर पेटेंट्स और पेटेंट्स पे इंडिया का फोकस बहुत ज्यादा है इनोवेटिव आर्किटेक्चर बनाने के लिए, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। अगले दिन का काम क्या है? तो अगले दिन का आपका काम क्या है भाई? कल डे 32 होगा आपके लिए, तो थोड़ा इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, लॉज, एक्ट, पॉलिसी पढ़िएगा, थोड़ा रेगुलेटरी बॉडी, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, UNFCCC पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसका मैड्रिड में कन्वेंशन हुआ था। आप UNCCD पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका सेक्शन तो COP14 इंडिया में ही हुआ था। थोड़ा CMS पढ़ लीजिएगा, है ना, बॉन कन्वेंशन बोलते हैं उसको। ठीक है, चूंकि ये COP14 इंडिया में हुआ था, इसलिए बहुत चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। बैम्बूनॉमिक्स, है ना, आपका जो इंडिया ने प्लेज करवाई है वो प्लेज देख लीजिएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको पढ़नी चाहिए। इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मोटा मोटा। लॉ, इन्वायरमेंट लॉ एंड एक्ट, इसमें WPA पढ़ लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है EPA भी आ सकता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ सकता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और जैसे रेगुलेटरी बॉडी एंड ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है। NTCA क्या है? NTCA और AAW एनिमल वेलफेयर, आपका NTCA, और आपके उसका हेड कौन होता है? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, NBDA है, उसका हेड कौन है? ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे डायमेंशन है।
और इसे क्वेश्चन हमेशा एक ना एक दो बनते ही बनते हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर तो आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा सेशन मैंने किया है, मुझे पता है, बट आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। द सेम आइडिया है ना, लर्निंग का आइडिया रखना है। देखो जितना आप लर्न करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। और दूसरी बात देखो यार, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, और हैप्पी तब रहोगे जब लर्न करोगे। अगर आपका मोटिव एक है, ओनली एस बनना है, आईएएस का टारगेट है, या सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना है, या कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, आप लर्न करोगे तभी हैप्पीनेस आनी चाहिए। आपकी हैप्पीनेस इस चीज़ पर डिपेंड होनी चाहिए कि आज मैंने कितना लर्न किया। अगर आप छोटी छोटी लर्निंग को अपना हैप्पीनेस का पैरामीटर बनाओगे ना, आई एम टेलिंग यू, योर लाइफ विल बी सो फुलफिलिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए इसी आइडिया के साथ हम सेशन को रैप अप करते हैं। तो ये हो गया हमारा कहानी ख़त्म। सो एक चीज़, एक फाइनल एक मेरा सजेशन है, यूपीएससी जीतने के लिए, कोई भी एग्जाम जीतने के लिए 3 आपके फॉर्मूले होने चाहिए, रिवाइज, रिवाइज और रिवाइज। जितना आप रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए आपसे कभी और मुलाकात होगी एक और नए सेशन के साथ। प्लीज़ रिवाइज कीजिए, कल का सेशन उसको तैयार कीजिए, और पढ़ते रहिए, कोरोना से बचे रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।